आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं जी आप सभी लोग? राधे राधे जी, नमस्ते, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ संडे जो है आपने बढ़िया बिताया होगा अपना। मैं बढ़िया हूँ जी, मैं बढ़िया हूँ। जो बच्चे ऐसे जिनका टीयर 1 क्वालिफाई हो गया है अच्छे मार्क्स से, मीडियम मार्क्स से, थोड़े से कट ऑफ के पास वाले मार्क्स से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब तक आप पूरे तरीके से सेटल हो चुके होंगे अपने प्लान के साथ। एंड ज्यादा आ गया तो बहुत खुश होने की नीड नहीं है, कम आ गया तो बहुत परेशान होने की नीड नहीं है, बिकॉज अभी 200 नंबर का ही पेपर हुआ है और मैक्सिमम जो गैप होगा 20-30 नंबर का होगा, एक बहुत अच्छे स्कोर और एक बहुत कम स्कोर में, वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। खैर शुरू करते हैं जी। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार हैं दोस्तों। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। डाउट्स चाहे आप अनअकैडमी से पूछें, चाहे आप मुझसे पूछें। अगर आप अनअकैडमी से पूछें, प्रोसीजर आपके सामने है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन टैब में अपने डाउट्स भेज सकते हैं, ठीक है? लैग नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये सब चीजें जो है बिल्कुल ठीक है। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब आपके पास है, आप सीधा वहां पे भेजें, ठीक है? एक बच्चा अभी शायद पूछ रहा था कि मॉडर्न जो है वो कब से स्टार्ट होगी। देखिए मॉडर्न इंडिया जो हमारा है, कोई ऐसा कोई दिन नहीं है जहां से हम कहते हैं जी यहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ। जनरली जो यूरोपियंस का एडवेंट है उसे कुछ बच्चे मॉडर्न मानते हैं। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, बिकॉज यूरोपियंस मिडिवल टाइम में आ चुके थे अपने देश में, 1498 में वास्को भाई आ गए थे। बट अगर आप मुझसे ये पूछ रहे कि सर यूरोपियंस वाला पार्ट कब स्टार्ट होगा, तो उसे कम से कम अभी 1 या 2 सेशंस लगेंगे, उसके बाद जो है स्टार्ट होगा। बिकॉज अभी क्या है कि कुछ चीजें बची हैं वो पूरी करा रहा हूँ, जैसे मराठास है, सिख एम्पायर है, ये सब चीजें हम पूरी करेंगे और उसके बाद जो है हम जाकर फाइनली यूरोपियंस का स्टार्ट करेंगे। जहां तक है कल या कल से भी आने वाले कल के बाद वाले सेशन में आपका यूरोपियंस का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज का दिन यूरोपियंस जहां तक है नहीं होगा, या तो कल होगा या उसके बाद होगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार है। आज से आपकी 6:30 वाली स्पेशल क्लास भी जो है स्टार्ट हो गई है, यानी अब से आपका जो 1 से 3, 4 से 6 वाला शेड्यूल है, इसमें एक क्लास आपकी 6:30 बजे ऐड हो गई है। ये करीब 7:45 तक चला करेगी। अभी बता रहा हूँ जिससे कि 7:30 बजे शोर कोई ना बचाए। दिस विल बी अ स्पेशल क्लास जिसमें आपको जीके के एमसीक्यूज कराए जाएंगे, ठीक है जी? इसके बाद सही समय आने पे मैं सुबह भी एक क्लास 10 से 12 ऐड करूंगा, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। अगले 1-2 दिन ये वाली क्लास नहीं होगी, जहां तक है 12 तारीख के बाद क्लास आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है? लिंक पे आप सीधा प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, वहां पर स्पेशल क्लासेस में जाए, वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी कहानी। बाकी लिंक अगर आप चाहें तो आप आपका जो अनअकैडमी का टेलीग्राम वाला चैनल है उस पर मैंने कल रात को एक वीडियो डाली थी, उसके साथ आपको लिंक मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली सीधा प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे वो इजीएस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी जैसा आप चाहें वैसा वहां से लिंक आप उठा सकते हैं। चलो देखिए, एक बच्चे का डाउट है कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्या हमें स्पेशल लगानी चाहिए? यस, आंसर इज यस, बिकॉज जीके का सिलेबस आपका कभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है? जीके एक ऐसी चीज है जो अनंत है, आप क्लासेस को लगाएं और चीजों को वहां से भी सीखें, ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी। अरे भैया टेलीग्राम कुछ नहीं है, चैनल कुछ नहीं है, इधर फोकस करो बस। मैंने कहा कि वहां से लिंक उठा लेना, तो एक बच्चा कह रहा है उसका लिंक दे दो। बस यही मैं लिंक लेके यहाँ बैठा हूँ, लिंक की दुकान है मेरे पास। अरे भाई पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। सीधा प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करो, स्पेशल में जाओ, लिंक ढूंढ लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी को शुरू करते हैं जी, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तैयार है। पिछले सेशन में हम जो है मराठास की बात आपके साथ कर रहे थे, आपको शायद याद होगा। मराठास का एक ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा, बिकॉज देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। मैं ये नहीं कहूंगा उतना सटीक है जैसे कि मुगल डायनेस्टी एक के बाद एक के बाद एक नहीं आ रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट आपके लिए बनाऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर आपको चीजें समझ आने लगेंगी, ठीक है? देखिए एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था शाहजी, और उनकी वाइफ का जो नाम था वो था साई बाई। इनके एक बेटे हुए जिनका नाम हुआ शिवाजी, और शिवाजी जब बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या? बताएं जी, कुछ गड़बड़ है क्या? इंतजार है आपका, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। सब स्मूथ है? ऐसे कैसे स्मूथ है, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या ये गलत लिखा है? यस या नो में बताएं। तो ये फोकस चाहिए होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी नींद खुल गई होगी। सब अपने अपने तरीके नींद खोलते हैं, कोई चाय पी के खोलता है, कोई इस तरीके की बातें करके खोलता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका नींद खुल गया होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ, इज इट येसु भाई, और इज इट तारा भाई, इज इट साई भाई, इज इट सोयारा भाई, इज इट जीजा भाई? बताओ मेरे भाई। कंफर्म सभी लोग श्योर हैं पूरे तरीके? डन कर दूं? ठीक है। क्या अब डेटा सही लिखा है? देखिए आपका टेस्ट है ना, तो आपसे थोड़े बहुत सवाल तो पूछे जाएंगे, वरना तो मजा नहीं आएगा। क्या यहाँ पर अब सारी बातें आपको सही लग रही है? एक बार कंफर्म करें। सब ऑल गुड है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? फाइनली शिवाजी जो है इनकी मैरिज होती है साई बाई से, और इनका एक बच्चा होता है जिनका नाम आप मुझे बताएंगे, क्या नाम है? शंभाजी, ठीक है। और इनकी शादी होती है एक और इंसान से जिसका नाम है सोयारा बाई, जिनसे एक बच्चा होता है जिनका नाम है राजा राम। तो क्या मैं यहाँ पे हाफ ब्रदर कह सकता हूँ?
आप फादर सेम है, मदर जो है अलग अलग है, तो ये राजा राम जी हो गए। ठीक है, अब राजा राम जी जो है इनकी वाइफ का नाम था ताराबाई। आज बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और इनके बच्चे का नाम था शिवाजी सेकंड या शिवाजी द सेकंड। ठीक है, और संभाजी हैं, इनकी शादी होती है येसुबाई से, और इनके जो बच्चे का नाम है वो है शाहू या शाहू प्रथम। कुछ क्लैरिटी मिली आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे आप, बिकॉज देखिए ये जनरली बहुत पेचीदा बातें रहती हैं, बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता इसे, ना इतना ध्यान देता, बट ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी होगी तभी हम समझेंगे शिवाजी जो है इनकी डेथ के बाद अगले नंबर पर संभाजी आके बैठेंगे। संभाजी जो है काफी साल मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे और फाइनली इनकी हत्या कर दी जाएगी औरंगजेब के द्वारा, जिनके चक्कर में जिनके बाद राजा राम जी उस गद्दी पर बैठेंगे। बट राजा राम जी की भी हत्या होने के बाद, क्योंकि येसुबाई और शाहू महाराज को कैद कर लिया गया था, तो ऑप्शन में सिर्फ शिवाजी सेकंड बचे, ये जो है वहां पर जाके बैठेंगे, और ताराबाई जो है एक रीजेंट के रूप में, एक गार्जियन के रूप में काम करेंगे। फाइनली जब समय आगे बीतेगा तो शिवाजी 2 इधर बड़े होंगे, उधर शाहू बड़े होंगे, और फाइनली एक शाहू वर्सेस ताराबाई, या फिर आप कहेंगे शाहू वर्सेस शिवाजी, कुछ इश्यूज होंगे। वो इश्यूज क्या है वो आपको भी मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा। क्या यहाँ तक का मैप आपको पूरे तरीके क्लियर है? सजेशन है इसे अपनी कॉपी में बना लेना, नहीं भी बनाओगे तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, अब बना लिया है तो हम आगे चलते हैं। सोयारा बाई जो है इनकी दूसरी वाइफ का नाम था, जिनके बच्चे का नाम राजा राम था। ठीक है जी, आगे चलें, फटाफट बनाएं। एक और छोटा सा मैप आपके लिए अगले पेज पे बनाऊंगा, उसे आप अपने पास नोट कर लेना। फटाफट बनाए जी। चलो डन। अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा मैप और बना रहा हूँ, ये भी आपको समझ नहीं आएगा, बस इसे आप बना के रख लेना। भट्ट फैमिली, या फिर आप भट्ट डायनेस्टी भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिखना। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बना लेना, इसके बाद बनाओगे ना तो अच्छे से आप समझ जाएंगे बाद में क्या है ये, कैसे है, आपको समझा दूंगा। भट्ट फैमिली, भट्ट डायनेस्टी, या फिर मतलब ऐसे लिख लेना रिलेटेड टू पेशवाई। अब पेशवाई या पेशवा क्या है आपको आगे चल के बता दिया जाएगा। नंबर 1 पे आएंगे बालाजी विश्वनाथ। जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने एक्चुअली इस बार ऐड करा है। विश्वनाथ, बाजीराव, पेशवा, बालाजी, बाजी। ये 1713 से 1720 21 दोनों चल जाते हैं। आप ये कौन है प्रसून आपको सही समय पे बताया जाएगा, अभी आप बस मुझ पे विश्वास करके ये अपने पास नोट कर लें। यहाँ पर आपको काफी जगह पे 1721 भी दिख जाता है, तो इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहीं पे 1721 दिखता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सही समय आने पे कॉल बता दिया जाएगा बेटा। फटाफट इसे नोट करें। चलिए बहुत बढ़िया, शिवम सीखते चले। अरे वाह, बहुत बढ़िया विनीश, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट करें। अजय, आपको क्या बेसिक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि मराठा सिखों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है? बिल्कुल जीरो लेवल, बच्चों वाला, स्कूल लेवल का। एक ही बात है, अब यहाँ पर 1720-21 में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम मराठा से ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको बेसिक ज्ञान है अजय तो थोड़ी देर आप ट्राई करें, करीब आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद मैं सिख एम्पायर स्टार्ट करूंगा, सिखिज्म। आप वहां से ज्यादा फोकस करना, यानी आप वीडियो को खोल के बैठ जाओ, 15-20 मिनट साथ में कुछ और काम करते रहो। जैसे मैं कहूँ कि अब हम सिख एम्पायर स्टार्ट करें, वहां से आप अपना फोकस करना, 1 घंटे तक समझने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ आता फिर आप सेशन नंबर 1 से देख लेना, बट मुझे उम्मीद है ये समझेंगे तो शायद ना आए, बट सिख एम्पायर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलो जी आगे चले। चलें जी आगे। ये तो मिस्टर ग्रीन आपको महेश भट्ट साहब बता पाएंगे। चलें दोस्तों आगे। भट्ट फैमिली, भट्ट डायनेस्टी, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मुकेश भट्ट है या महेश भट्ट है, मतलब 2 नाम ऐसे। मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ देखिए बॉलीवुड को और क्रिकेट को, बस मैं ऐसे ही हूँ, कहीं तो उससे मुझे समय बचाना पड़ेगा। अब ये आप जो है अपना चेक कर लेना। चलो फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है जी, यहाँ तक ऑल गुड है दोस्तों, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको इस पेज के बारे में कोई भी जानकारी है, मैं बस आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो पेज है बस आपने छाप लिया, आपको इसके बारे में जीरो आइडिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आते हैं इसी पेज पे। हमने कल देखा कि औरंगजेब ने एक एक करके जो है काफी नुकसान पहुंचाया मराठा साम्राज्य को, बट फिर भी धीरे धीरे जो है
ये आगे बढ़ते रहे और चीजें जो है ठीक चल रही थी। आपको पिछले सेशन में बताया गया था कि राजा राम जी जो है वो उस गद्दी पर जाके बैठे थे। अब कोशिश करेंगे आप कमेंट सेक्शन जो है थोड़ा सा खाली रखें, थोड़ा सा खाली रखें, थोड़ा सा फोकस करें। जी हाँ जी, आप साथ साथ चला सकते हैं। चलो फोकस करें। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो संभाजी है उनकी डेथ हो गई थी। संभाजी माना जाता है करीब 8 साल तक इन्होंने औरंगजेब जो है उनके खिलाफ काफी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, कोई भी लड़ाई हारे नहीं, बट इनकी डेथ हो गई थी 1689। ये 8 साल की कैलकुलेशन याद है, वो 1681 अकबर का रिवोल्ट वाला जो इशू था, वहां से मैंने 8 साल का जो एक अकाउंट है वो निकाला है। ठीक है, इनकी जो डेथ हो जाती है वो हो जाती है 1689 में। उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो है राजा राम जी जो है इनका कंट्रोल आता है और राजा राम जी जो है 1689 से करीब 10 साल तक 1700 तक जो है अगले हेड बनते हैं मराठा साम्राज्य। ठीक है, अब ये आप ध्यान रखना इनका जो कोरोनेशन है, क्योंकि उस समय औरंगजेब ने पूरे मराठा साम्राज्य पे आक्रमण करा हुआ था, संभाजी जी की हत्या कर दी थी, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि इनका कोरोनेशन भी उसी इलाके में हो? आंसर इज नो, बिकॉज ऑलरेडी वो इलाका खतरे में है। तो इनका कोरोनेशन यानी जो इनका राज्याभिषेक है वो कहाँ पर होता है? जी हाँ, कई किताबें कहती हैं संस्कृति की पहले इन्हें जेल में डाला गया था, औरंगजेब अपने साथ इन्हें पकड़ के ले गए थे और बाद में इनकी हत्या करी गई थी। बट अपने लिए एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये डेट काम की है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाता। ठीक है, कोरोनेशन जो इनका हुआ था वो हुआ था जिंजी फोर्ट में। जिंजी फोर्ट कहां पर है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये है तमिलनाडु में। बच्चे क्या करते हैं, महाराष्ट्र गैस करते हैं लॉजिक के हिसाब से, मैक्स टू मैक्स कर्नाटक गैस कर सकते हैं, बट जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है। ये प्लेस है जिंजी, जिंजी इज अ प्लेस जहां पर एक किला है, वहां पर उसे जिंजी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो जो पुडुचेरी है तमिलनाडु का, उसके पास पड़ता है। ठीक है जी, पुडुचेरी के पास पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में इनका कोरोनेशन हुआ। लिख दो यहाँ पे नियर पुडुचेरी। बाकी एक बार आप नेट पे लिखोगे जिंजी तो आपको लोकेशन दिख जाएगी। पुडुचेरी जो यूटी है उसके काफी ज्यादा पास है। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, अब आगे चल के ये जो है स्ट्रगल अपना कंटिन्यू करते हैं औरंगजेब के खिलाफ, बट राजा राम यानी ही वाज किल्ड बाय औरंगजेब। अगर ये लाइनें आपने कल परसों लिख रखी थी तो आपको दोबारा नहीं लिखनी है, सिर्फ समझने वाली बात है। 1700 में इनकी भी हत्या कर दी गई। यानी औरंगजेब एक ऐसा इंसान है जो कि इतनी बड़ी उम्र में भी जो है पूरे तरीके क्रूर है। उसे ऐसा कोई डर नहीं है कि मुझे ऊपर जाना है और मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब जवाब जो है यहीं पे लिए दिए जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, एम्पायर को जो है एक्सपैंड करने की हम कोशिश करें। ठीक है, चले दोस्तों। नहीं बेटा, एक साल नहीं है ना, 89 से 100 तक है, 11 साल हुआ बेटा। एक बार देखो, सब एक ही बात है मोइन, सब एक ही बात है बेटा। इंडियन नेवी नहीं लिखा मैंने, इंडियन नेवी नहीं लिखा। आप एक बार चेक करें राहुल डेटा, कल की क्लास आप दोबारा देखिए। इंडियन वर्ड का मैंने इस्तेमाल नहीं करा। चलो दोस्तों आगे। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। शुभम, अगर मान लेते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरे ऊपर दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, तो अगर मान लेते हैं मेरे बाद आप मेरे जूनियर हैं, तो क्या आपका कोरोनेशन दिल्ली में होगा? ऑब्वियसली नो, बिकॉज दिल्ली पे तो खतरा है। हम ये कोरोनेशन को खुशी से थोड़ी कर रहे हैं, तो मजबूरी में कर रहे हैं कि जिम्मेदारी किसी को उस गद्दी की उठानी है। तो कोरोनेशन हो सकता है दिल्ली से दूर जाके हम मध्य प्रदेश में कहीं करें, जस्ट टू बी सेफ, सेफली पावर ट्रांसफर हो जाए। कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे। ठीक है, तो कोरोनेशन इनका जहाँ पे हुआ वो जिंजी फोर्ट है और 1690 में हुआ। जनरली कहा जाता है कोरोनेशन का 1690 में हुआ, बट ऑब्वियसली पावर हाथों हाथ ट्रांसफर हो जाती है कि मान लेते किसी की डेथ हुई तो अगले ही दिन हाथों हाथ जो है दूसरे भाई के पास पावर चली गई थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कोई बात नहीं हिमांशु, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनकी भी डेथ हो जाती है और फाइनली क्या होता है, शिवाजी सेकंड बिकेम नेक्स्ट रूलर, और गार्जियन जो इनकी थी वो थी हिज गार्जियन, कहे रीजेंट भी कह सकते हैं आप, हिज मदर ताराबाई। ताराबाई आप जानते हैं कि उनकी वाइफ थी राजा राम जी की, और ये जो है एक तरीके से आप कहेंगे सिंहासन एक्चुअल में इन्होंने संभाला था और करीब फॉर 7 ईयर्स, 7 साल। कौन से ही 1700 से लेकर 1707 तक है। अब सवाल ये है 1707 तक जो है 1708 तक क्यों नहीं है? आंसर आपको दे दिया जाएगा, थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ चलें। अब देखिए होता क्या है कि उधर औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब डाइड कब? 1707 में। और औरंगजेब के बाद उसका ही बेटा आके बैठता है। बेटे का नाम क्या है अभी के लिए नहीं बताया जाएगा। बेटा बनता है नेक्स्ट रूलर, क्योंकि अभी मराठा पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट रूलर बनता है ये क्या करता है? फ्रीड शाहू, शाहू को फ्री कर देता है। रीजेंट का मतलब होता है गार्जियन, एक तरीके का जो देखभाल करता है। ठीक है, शाहू जो है उन्हें फ्री कर देता है। यहां तक आप बात समझ पाए दोस्तों? राजा राम वॉज नॉट किल्ड इन 1760 बेटा। एक तो डेटा बिल्कुल सही लिखो बेटा, वरना पेपर में गलती हो जाएगी, 2.5 नंबर कट जाएंगे। 1700 राजा राम जी की जो हत्या है वो करी गई है 1700 में, ध्यान से देखो
1700 में करी गई। आप ध्यान से देखो, कभी भी डाउट हो प्लीज आस्क, गलती नहीं करनी है, भारी नुकसान हो जाएगा, मुझे भी कोसोगे और बाद में खुद को कोसोगे जब बाद में वीडियो देखोगे मुझे चैलेंज करने के लिए, तो और गुस्सा आएगा, है ना। तो मेक श्योर नोट्स अच्छे से बनाना, और गलती कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, ठीक है। शाहू को जो है फ्री कर दिया जाता है। शाहू कौन है? शाहू है वो जिन्हें कैद करा गया था जब संभाजी जी की हत्या करी गई थी 1689 में, इन्हें फ्री कर दिया गया था। क्या बात को समझ पाए हैं? यानी एक तरीके से ये जो है और ये जो है कजन्स हैं, जो कि एक गद्दी पर बैठा हुआ है शिवाजी द सेकंड या फिर ताराबाई, और एक जो है अभी अभी आजाद होके आया है। क्या बात आप समझ पाए? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? अब आगे चलते हैं जी, अब पिछला डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए शाहू जो है फ्री होते हैं, शाहू गॉट फ्री and wanted to regain control, ठीक है। wanted to regain control। अब कंट्रोल को रीगेन करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल होता है दो लोगों के बीच में 1707 में। ये दो लोग कौन है? एक तरफ है शाहू और एक तरफ है ताराबाई। अब ताराबाई कहें या शिवाजी द सेकंड कहें, एक ही बात है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये ऑप्शन से खेलना आपको आना चाहिए कि ताराबाई ऑप्शन में लिखा है या फिर शिवाजी द सेकंड लिखा है। अब यहाँ पर शाहू वर्सेस होता है ताराबाई या फिर शिवाजी द सेकंड, ठीक है। रीगेन करने का मतलब कि जो गद्दी मेरे पिता की थी रूपा, वो मैं वापसी लेने आया हूँ, और उसी को मैं रीगेन करना चाह रहा हूँ कि जो कंट्रोल मेरे फादर साहब के पास था वही मैं वापसी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। आगे चले। अब यहाँ पर फाइट होती है जिसमें शाहू जो है ही डिफीटेड ताराबाई, और ये जो बैटल होती है, बैटल कहें या इसे ना कहें, दिस इज बैटल ऑफ खेड़, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद क्या होता है, डिफीटेड के बाद हो जाता है एक सुलह, एक सोलेस हो जाता है। सोलेस का मतलब कोई बता सकता है? मैं अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करता हूं दोस्तों, जिससे जो बच्चे हिंदी भाषी हैं उनका अंग्रेजी का पेपर अच्छा चला जाए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वो भी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सोलेस का मतलब एक ट्रीटी साइन हो गई, और वो ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि कुछ हिस्सा शाहू महाराज जी के कंट्रोल में आ गया और कुछ हिस्सा ताराबाई जी के पास आ गया। अब ये शाहू महाराज जी के पास जो हिस्सा है ये सतारा वाला था। सतारा जो है पुणे के पास पड़ता है, और उसी के थोड़ा सा ही दूर एक हिस्सा पड़ता है, इसे हम कोल्हापुर बोलते हैं। कोल्हापुरी चप्पल आपने सुनी होगी। दोनों के दोनों इलाके महाराष्ट्र में, समझ गए। यानी जो इलाका था वो दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, जिससे कि आपस में लड़ाई भी ना हो, और ऐसा ना हो कि मराठास आपस में ही लड़ते लड़ते जो है बिगर एनिमी उससे हार जाए। तो इस चीज को मैं कहूंगा एक सही रास्ता निकाला गया कि कम से कम हमें आपस में नहीं लड़ना है। कुछ इलाका शाहू जी के पास चला गया और कुछ इलाका जो है ताराबाई जी के पास चला गया, ठीक है जी। कोल्हापुर और कोल्हापुर एक ही बात है, आप जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चले दोस्तों, चले। सोलेस का मतलब होता है ट्रीटी, सुलह, सुलह कर लेना, सुलह। सर ये सर रूरल थ्रोन के लिए एक दूसरे की हत्या के ऊपर लेते। देखिए आज आप भी एक तरीके से टेक्निकली स्पीकिंग आप एक दूसरे की हत्या ही करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आगे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एज सिंपल एज दैट। हर कोई इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आप भले ही मारते नहीं है, बट एक हत्या ही है, सामने वाले के सपनों के करियर की हत्या है। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? या तो देखिए ऐसे ही है, जीवन है, ऐसे ही चलता है। चले दोस्तों आगे। चलो अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो ट्रीटी साइन हुई है ना, ये ट्रीटी साइन हुई है बहुत ही बात, ये ट्रीटी साइन हुई है 1731 में, और ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वरना। अब ये देखिए कितनी विचित्र बात है, ये तुक्केबाजी में 2.5 नंबर कटते हैं। ऑफिशियली जो ट्रीटी साइन हुई है वो कई सालों के बाद साइन हुई है। 1707 से जो है आपस में दिक्कतें चालू हुई, और फाइनली जो सुलह करी गई वो करी गई 1731 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यानी 1707 में आपस में तनाव पैदा हुआ, धीरे 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 वो तनाव पड़ा, और फाइनली आगे चल के जो इलाका डिवाइड हुआ ऑफिशियली वो हुआ 1731 में बाय द ट्रीटी ऑफ वरना, ठीक है जी। चलें आगे दोस्तों। VARN जगह का नाम है, वर्ण कह सकते हैं आप इसे। जी हाँ बिल्कुल। अरे भैया तुम लोग भी बिल्कुल नादान हो, बिल्कुल ही नादान हो। तुम्हें लगता है कि दुकान पे मान लेते हैं कोई बेटा एक बैठा हुआ है, तो मतलब तुम्हें लगता है कि दो लोग एक साथ नहीं बैठ ही नहीं सकते। वो दोनों मराठास हैं, वो एक साथ चीजों को संभाल सकते हैं। ये वो वाले युद्ध नहीं है जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुए थे। ये लोग समझदार हैं। धीरे 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 जो है एम्पायर का डिवीजन हुआ है, और वो डिवीजन ऑफिशियली फाइनल हुआ है 1731 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुबह ही गए और शाम तक मारकाट करके सामने वाले को खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। बस आप कहेंगे आपस में विद्रोह था जो धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जिसने दो हिस्से करा दिए, एक सतारा बन गया, एक कोल्हापुर बन गया, ठीक है जी। आगे चले। अरे भैया मैं राजा था, क्या बात करते हो आप लोग? ऐसे कोई राजा वाजा नहीं था। अरे यार मेरे नादान बालक, कहाँ हो तुम? कहाँ क्या हो गया? ये आप प्लीज चीजों को समझने की कोशिश करें। ये लोग एक ही हैं, एक परिवार है जिसमें थोड़ा सा आपस में तनाव है, ठीक है जी। एक परिवार है जिसमें थोड़ा सा तनाव है, जो कि चीजें थोड़ी थोड़ी जो है आप कहेंगे बिगड़ती जा रही है, और फाइनली एक समय आया जब आपस में चीजें बढ़ गई, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलो।
अपनी चैट आप एक बार खुद ऑफ करें। अब हम आगे चलते हैं, अब आपके सवालों के आंसर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है जी। चलें दोस्तों आगे। अब होता क्या है कि शाहू जो है, हम शाहू पे फोकस करेंगे, बिकॉज शाहू जो है इन्हीं का एम्पायर एक्सपैंड होते होते जो है काफी ज्यादा बड़ा था। तो शाहू मैं कहूंगा ऑफिशियली बन गए नेक्स्ट रूलर। समझ गए जी क्या कहानी। और शाहू महाराज जो है इन्हीं का नाम पड़ जाएगा छत्रपति शाहू महाराज। महाराज तभी तो इन्हें जो है टीचर लोग कुछ पढ़ाते ही नहीं, मतलब वो भी कहते होंगे कि अरे यार हटाओ, बताओ ही मत बच्चे को। क्यों ना बताओ, हम तो जरूर बताएंगे। आप 100 सवाल और भी पूछोगे तब भी हम बताएंगे, बिकॉज जरूरी है। ये बन गए छत्रपति शाहू महाराज, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों को ऐसा चाहिए कि टीचर एक ही किताब पढ़ के बैठा हो, वो छोटी सी, और टीचर वहीं से देख के लाइन बाय लाइन उन्हें डिक्टेट कर दे, जैसे कि मैं उसका ट्रांसलेटर हूँ किसी किताब को, और बच्चा भी उसे याद करके चला जाए। मेरे भाई ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पढ़ाई इससे बहुत आगे है, चीजों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल पढ़ाया जाएगा बेटा, आप चिंता ना करें उज्जवल। छत्रपति शाहू महाराज जो है ये बनेंगे अगले रूलर, और 1707 से लेकर 1749 तक राज करेंगे, ठीक है जी। और अपनी कैपिटल जो है, इनकी कैपिटल अभी तक हुआ करती थी रायगढ़, रायगढ़ से शिफ्ट हो जाएगी सतारा, ठीक है जी। आपके सारे कमेंट्स पूरे तरीके इग्नोर करे जा रहे हैं। क्वेश्चन टैब में आप ऑलरेडी मुझे 23 डाउट्स भेज चुके हैं, हर 10 सेकंड में एक डाउट यहाँ पूछ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं जो है आपको पढ़ाता हूँ या डाउट लेता हूँ, मैं डाउट सॉल्विंग टीचर हूँ या मैं एक्चुअल में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। फोकस करें स्क्रीन पे। रायगढ़ कहाँ है? रायगढ़ मेरे घर पे मुरादाबाद पे। रायगढ़ भैया महाराष्ट्र में पड़ता है। रायगढ़ से कैपिटल शिफ्ट हो गई, सतारा चली गई, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। अब धीरे धीरे जो पेशवाज वाला कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे यहाँ से उजागर होगा। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। शिवाजी जो है, शिवाजी ने स्टार्ट करा था एक सिस्टम, स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अष्ट, अभी नोट मत करना, समझ लेना, प्रधान। ये मैं आपको इस मराठा साम्राज्य के बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगा। शिवाजी ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था अष्ट प्रधान वाला। ये सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे कि वो याद करो, वो है ना नवरत्न वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा था अकबर के नवरत्न। सब देखिए कॉन्सेप्ट सेम है पूरे तरीके, कोई खास ऐसा अलग कुछ नहीं होता। बात ये है कि जो किंग होता है वो किंग पूरी पावर अपने हाथ में नहीं लेता, क्योंकि वो मानता है कि मेरे से भी एरर हो सकते हैं, तो मेरे पास एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। ये किंग की समझदारी होती है कि भले ही वो ऑल पावरफुल है, फिर भी वो अपनी पावर्स को डिवाइड करके रखता है, जस्ट टू गेट एन ओपिनियन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर इन्होंने 8 ऐसे लोग चुने जिनमें पावर्स इन्होंने डिवाइड कर दी। वो 8 लोग कौन थे, उनका काम क्या था, वो सेम आपको जैसे मैंने पढ़ाया था 9 जेम्स ऑफ अकबर, उसी तरीके पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस दिखना, ठीक है। तो शिवाजी ने जो अष्ट प्रधान वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था, उसी में पोजीशन हुआ करती थी पेशवा। उस समय तो पेशवाई कोई खास ऐसा कोई ऑफिशियल पोजीशन आप कहें थी या नहीं थी, बस एक पेशवा एक ऐसा इंसान हुआ करता था जो ओवरऑल सब चीजों को संभालता था। तो जब समय आगे बीता, तो समय आगे बीतने के बाद क्या हुआ, जो शाहू महाराज हैं उन्होंने ऑफिशियली पेशवा को बहुत सारे पावर्स दिए, और पेशवा की गद्दी जो है बहुत इंपॉर्टेंट गद्दी माने जाने लगी, और वो गद्दी आगे चल के गद्दी कंपेयर हो गई पीएम से, समझ गए। यानी शाहू जो है वो तो बन जाएंगे, किंग जो है वो तो शाहू होंगे, और इनके पीएम या इनके सीएम जैसे भी आप कहना चाहें, जो सबसे बड़ी पोजीशन हो गई, वो बन जाएंगे पेशवा। आई होप आप फर्क समझ पा रहे हैं कि छत्रपति और पेशवा के बीच में फर्क क्या है। छत्रपति एक राजा की गद्दी है, और पेशवा जो है वो एक तरीके से रियल पावर वाली गद्दी है, जो कि जैसे कि आपने मूवी में देखा होगा बाजीराव मस्तानी में, तो बाजीराव जो है, बाजीराव बल्लाड़ जो है वो पेशवा की गद्दी संभाल के बैठे, और जो मेन छत्रपति वाली गद्दी है वो जो है मांजरेकर साहब ने संभाली हुई थी। शायद आपने देखा होगा, है ना। नहीं देखा तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए आप यहाँ पे फोकस करें। तो होता क्या है, यहाँ पर एक एक करके जो है पेशवा चुने जाते हैं, और ऑफिशियली सबसे पहले पेशवा जो है वो कौन चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। अब बड़ी हैरानी की बात आपको बताता हूँ, बड़ी हैरानी की बात। जनरली जो, अब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इस पेज को नोट करें आप, कि जनरली स्पीकिंग, यहाँ इस पेज को आप नोट कर सकते हैं, जनरली स्पीकिंग जो एक लड़ाई करने वाला इंसान होता है वो कौन से कुल को बिलोंग करता है, क्षत्रिय होता है। वो आपने देखा होगा, क्षत्रिय जो होते हैं उनकी भुजाओं में बल होता है, ये सब हम वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। बट ये जो पेशवा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, कोई बता सकता है? ये हुआ करते थे ब्राह्मण्स। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है, यानी इनके पास बल भी था और दिमाग भी था, यानी ये जो है जनरली ब्राह्मण्स हुआ करते थे। आपने मूवी अगर देखी है तो उसमें आपने ये सब चीजें जो है देखी होंगी, ये ब्राह्मण हुआ करते थे पेशवा, ठीक है। तो पहले जो पेशवा बने वो बने बालाजी विश्वनाथ, और ये जो है 1713 से लेकर 1720 तक उस गद्दी पर बैठेंगे। फिर ऐसा कुछ होगा कि इनकी अचानक डेथ हो जाएगी, वो क्या होगा वो आपको आगे चल के बताया जाएगा। इनके बाद जो अगले नंबर पे बैठेंगे वो बैठेंगे बालाजी, वो बैठेंगे बाजीराव द फर्स्ट। ये जो है ये होंगे सेकंड पेशवा। जनरली यस, शुरुआती दौर पे यस, क्योंकि हम शुरुआती पेशवाओं को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इन्होंने एस्टैब्लिश करा था मराठा एम्पायर को, तो आंसर इसका यस होगा, ठीक है। बाजीराव प्रथम। अभी जो बाजीराव प्रथम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी डेटा थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जी को लेकर। अभी के लिए मैं एक चार्ट आपके लिए बना रहा हूँ। ये माना जाता है ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट पेशवा बोला है
ठीक है, पेशवा। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया नहीं बोला है, ग्रेटेस्ट किंग नहीं बोला है, पेशवा बोला है। तो मराठा साम्राज्य में जितने पेशवा होंगे उनमें सबसे बड़े पेशवा, सबसे महान पेशवा माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 20 साल तक जो है उस गद्दी को संभाला। माना जाता है 1720-21 जो भी आप लिखना चाहें, वहां से लेकर 1740 तक जो है इन्होंने उस गद्दी को संभाला। और इन्होंने अपने जीवन में 40 बैटल्स लड़ी थी, 40 की 40 जीती थी इन्होंने, मतलब सबकी सब जो है जीती गई थी इनके द्वारा। और उसमें भी कई सारी बैटल्स ऐसी हैं जो कि मतलब माना जाता है कि उसमें मराठा हारने ही वाले थे, बट इन्होंने अपने दिमाग से, अपने बल से उसका इस्तेमाल करके मराठाओं को जिता दिया। एक बैटल आपको ध्यान रखनी है इसमें, 1729 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पालखेड़ा। ये हुई थी बाजीराव या फिर मराठा, जैसे भी आप कहना चाहें, प्रथम वर्सेस निजाम उल मुल्क। आपने मूवी में भी शायद ये वाला सीन देखा होगा जिसमें बाजीराव ने जो है हराया था। दक्षिण में कोई है तो निजाम है, बाकी सब बिन गुठली के आम है। सुना होगा आपने, सब नहीं सुना तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बाजीराव जो है ये निजामुल मुल्क को हराते हैं। ऐसी बहुत सारी बैटल्स होती है जिसमें ये अधिकतर बैटल्स में जीतते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? आगे चलते हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1740 में। बाजीराव प्रथम डाइड, ठीक है। हाँ, जहां पर भी मैंने एग्जैक्टली डायलॉग मुझे याद नहीं है, काफी समय पहले मूवी देखी थी। कुछ नहीं बोला भैया, मैं इग्नोर करो, ये सब नोट नहीं करना होता। कहीं बाद में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, किसी जूनियर को तुम नोट्स दो और वो कहे अरे ये जो भैया है ये कैसे टीचर से पढ़े थे, ये सब पढ़ के कैसे सिलेक्शन हो गया? बेटा यही सब पढ़ के सिलेक्शन होता है। अब बैटल ऑफ पालखेड़ा जो है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुई, जिसमें जो है जी हाँ, पेशवा जो शब्द है केवल मराठा हाउस में ही इस्तेमाल करा जाता था, मिस्टर परफेक्ट, ठीक है। चलो, इनकी डेथ हो गई 1740 में। माना जाता है इन्हें बुखार से इनकी डेथ हो गई थी, इन्हें बुखार हुआ था। अब आपने मूवी देखी होगी तो मूवी में आपने देखा होगा कि जो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी है जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो है इन्होंने एक्ट करा है, तो वो जो बाजीराव है यही वाले बाजीराव है, क्योंकि उस मूवी की जो स्टार्टिंग है उसमें आपने देखा होगा कि जो बालाजी विश्वनाथ है उनकी डेथ हो जाती है और स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि कौन उस गद्दी को संभालेगा। तो ये सामने से चल के आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को इस गद्दी का दावेदार प्रकट करता हूँ। और फिर तीर चलाने वाली एक आपने देखा होगा, तीर चलाते हैं और फाइनली जो मोर का पंख है उसके 2 हिस्से करते हैं। शायद आपको याद होगा है ना कि ये तीर जो है ऐसा, ये मिट्टी हिंदुस्तान की है और जो पंख है वो मुगल सल्तनत है। जड़ पे जो है हमला करो तो बड़े से बड़ा जो एम्पायर है वो जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे पूरी कहानी आराम से मूवी जाके देख लेना, ठीक है। अभी के लिए कहानी नहीं बनाने हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखाने। मूवी नहीं देखी, चिल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं। तो यही बाजीराव है जिनकी आगे जाके जो है डेथ हो जाती है। अब ये बुखार प्यार का था कि एक्चुअल था, ये तो उनसे ही जाके पूछ लेना। बस ये है मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 1740 में बाजीराव प्रथम की डेथ हो जाती है। और अगर आपने मूवी देखी है तो उनकी डेथ एक रिवर के पास होती है। वो जो रिवर है वो है नर्मदा। बहुत ही बड़ी तलवार इनके पास होती है और उसे देख के ही डर लगता है कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी तलवार है वो, और बड़ी कमजोर सी तलवार लगती है वो इनके सामने। आप मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी तलवार है। चलो आगे चलें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ठीक है जी। एक तो इनके साथ पता है क्या दिक्कत है, जब इन्हें जहांगीर पढ़ाया जाएगा तो इन्हें जहांगीर के बारे में नहीं पढ़ना, इन्हें पढ़ना है नूरजहां के बारे में। जब इन्हें पढ़ाया जाएगा शाहजहां के बारे में तो इन्हें मुमताज महल के बारे में पढ़ना है। जहांगीर के बारे में पढ़ाते समय इन्हें अनारकली के बारे में पढ़ना है। बाजीराव के समय इन्हें मस्तानी के बारे में पढ़ना है। अरे मेरे भाई, पेपर जो पूछता है वो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। एकता कपूर नहीं हूं मैं। चलो फोकस करो, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो आप बालाजी विश्वनाथ है, ये एक हेडिंग मेरे कहने से डाल लो। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो उस केस में आप अलग से छोटा सा एक बक्सा बना के उसमें लिख सकते हैं। बक्सा भी बंद मत करना, बक्से को एक तरफ से शुरू कर देना और बाकी जो है मैं आपको चीजें जो है धीरे धीरे करके समझाता हूँ, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ से जुड़ी कुछ बात आपको बताने वाला हूँ। अगले पेज पे ही चलते हैं। देखिए एक चीज होती है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा टैक्स लगता है, ये समझना है, डू नॉट राइट, अभी इसे नोट नहीं करना। आपने देखा होगा हमारे देश में टैक्स लगता है हर चीज पे। जैसे कि आप चिप्स का पैकेट लाते हैं तो उस पर टैक्स होता है, एमआरपी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो उस पर भी टैक्स होता है। ये टैक्स लेना जरूरी है बिकॉज इससे सरकार की जो है झोली भरती है। और वो झोली कभी कभार क्या होता है, कहीं उसमें छोटा सा छेद होता है तो झोली कितनी उसमें जो है टैक्स चला जाए भरती नहीं है। बट लार्जली जो है झोली भरने के लिए, जिससे उस झोली से जो है खर्चा हो, तो वो झोली भरने के लिए सरकार को टैक्स दिया जाता है। बट ये टैक्स जो है क्योंकि रेवेन्यू है तो देखिए जरूरी है, टैक्स के बिना देश कैसे ही चलेगा। आप देखते हैं अचानक आपके घर के पास सड़क बन जाती है तो वो इसलिए बनती है बिकॉज सरकार के पास पैसा है। पैसा नहीं होगा तो दिक्कत आती जाएगी, है ना। नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मेरे घर के पास अभी 15 दिन पहले बनी है तो मैं तो इस बात की तारीफ कर सकता हूँ, ठीक है। टैक्स जो है वो रेवेन्यू से एसोसिएटेड है और रेवेन्यू नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा। तो इसी तरीके हर साम्राज्य में, हर एम्पायर में जो है टैक्स दिया जाता था। तो एक टैक्स हुआ करता था मराठा टैक्स। मराठा के समय जो मराठा टैक्सेशन सिस्टम, ऐसे आप नोट कर सकते हैं।
मराठा टैक्सेशन सिस्टम, ये आप नोट करो। और इस टैक्स सिस्टम को शुद्ध भाषा में कहा जाता है चौथ एंड सर देश मुखी। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये पूछा जाएगा। कैसे भी नोट कर सकते हैं ग्रीन। चौथ और सरदेशमुखी किससे जुड़ा है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीसीएस पढ़ रहे हो, यूपीएससी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पूछी जाएगी। मैं आपको अपने से पूरा पढ़ाऊंगा, जितना आपके काम का हो इसमें से आप याद कर लेना, ठीक है। देखिए कहानी क्या है, चौथ शब्द को अगर आप देखते हो तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये लिखा है चौथा पार्ट। अगर आप ध्यान से इसे पढ़ते हो, काफी लोग तो मतलब ही नहीं जानते शब्द का और बस रट्टे मारना शुरू कर देते हैं, सोच के देखिए चौथी यानी चौथा हिस्सा है ना। तो चौथा हिस्से का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस समझते हो, जैसे मैं अगर गन्ने की खेती करता हूँ तो मेरा गन्ना, अगर मैं मान लेते हैं कि डायमंड बेचता हूँ तो डायमंड, एग्जाम्पल देना बस में, तो उस प्रोड्यूस का जो है 1/4, दैट इज मैं कह सकता हूँ 25% ऑफ प्रोड्यूस जो है आप कहेंगे 25% टैक्स कह सकता हूँ, यहाँ पे टैक्स लिख दूंगा मैं, टैक्स ऑन प्रोड्यूस। ये जो है चौथ टैक्स माना जाएगा, यानी आपको ये टैक्स देना है। समझ गए जी क्या कहानी है। इट इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस, इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगेन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस टॉपिक को आधा घंटा पढ़ाते रहूं, बिकॉज पेपर ने यहीं तक पूछना है, सिर्फ इतना सा सवाल बनता है कि ये बताओ किससे जुड़ा है। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा डिटेल में इसमें चले जाता हूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की हम कोशिश करते हैं। एक और चीज होती है जिसे हम सरदेशमुखी बोलते हैं, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या है, दिस इज द टैक्स ऑन चौथ। चौथ के ऊपर भी टैक्स लगेगा अलग से, और ये जो टैक्स होगा दिस इज 10% ऑफ चौथ। अब कहीं यहाँ पर ऐसे होंगे जो बड़ी गणित में तेज होंगे, वो कहेंगे अरे सर 25 का 10 निकाल दूं क्या? अरे कुछ मत निकालो, जीके की क्लास है, जीके तक इसे सीमित रखो, सिर्फ चीजों को समझ लो, क्योंकि पेपर इसी तरीके आपसे पूछा जाएगा। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वरना ये खुद ही सीधा अपना वहां पे 27.5 चिपका देते हैं ना, ऐसा नहीं है। इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी के लिए हम सिर्फ इसे इतना ही समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड अभी आपको दोनों दिखा दी जाएगी। अब ये जो टैक्स दिया जाता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो किंग है उसका अधिकार होता है, उसका अधिकार होता है टैक्स लेने का, तो ये उससे एसोसिएटेड टैक्स है, ठीक है जी। हेरिडिटरी राइट टू मेंटेन द ऑन द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ कशिश, ठीक है। ये दो लाइनें मैंने आपको नोट कराई है। यस बिल्कुल सही है श्री। चौथ मतलब चौथा हिस्सा, एक चौथाई। हिंदी समझाता हूँ। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, पहले आप इसे नोट करें, पहले पिछला पेज देखिए, इसे नोट करें। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है अभी आपको बताता हूँ, दोनों अलग अलग होंगे जी हाँ, ठीक है। देखिए आप थोड़ा सा सब्र रखें, फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना, मिले तो मंगवा लेना, महंगा भी हो तो भी मंगवा लेना, क्योंकि नीड है आप लोगों को। हेरिडिटरी की स्पेलिंग में सही कर देता हूँ। अरे भैया सब बताता हूँ, गौरव सब बताता हूँ, ठीक है। समझते हैं सर। देखिए कहानी क्या है कि आज आप टैक्स देते हो, कई तरीके का टैक्स है, एक तरीके का तो टैक्स नहीं है ना। एक तरीके का टैक्स तो नहीं है, आप कहीं जीएसटी देते हो, आज तो चलो एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम हो गया, ऑलमोस्ट सिंगल हो गया, बट पहले क्या होता था, वैट अलग होता था, दुनिया भर के टैक्सेस होते थे, ठीक है। तो इसी तरीके जो है मराठा साम्राज्य में भी कई तरीके के टैक्सेस लगा करते थे, जिसमें चौथ सरदेशमुखी जो है मेन टैक्स हुआ करता था। चौथ जो है जो भी आपने बनाया उसका चौथा हिस्सा आपको टैक्स में देना होता था, और ये जो है टैक्स वसूलने की जो क्रिया है उससे एसोसिएटेड टैक्स होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो है ये बेसिकली चौथ के ऊपर 10% टैक्स हुआ करता था, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इसके इतिहास में लेके जाना चाहूंगा। हेरिडिटरी का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। जैसे आप अगर आपकी मैं बात करता हूँ तो हेरिडिटरी का मतलब एक तरीके से हो गया, जो आपके दादाजी थे उनके कुछ फीचर्स आपके पिताजी में आए होंगे, कुछ आपके नाना जी के जो फीचर्स आपकी मम्मी में आए होंगे, और कुछ आपके अंदर फीचर्स आए होंगे अपने पापा से, आपके पापा और आपकी मम्मी के, सेम ऐसे ही आपके जो भाई बहन है उनके अंदर भी एक तरीके से ये फीचर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए, ठीक है। अब टैक्स कलेक्शन प्रोसेस यानी टैक्स कलेक्ट अगर कोई करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसका एक हेरिडिटरी राइट होगा, जो कि जनरली किंग का हुआ करता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात जो है मैं अगले पेज पे आपके लिए लिखता हूँ, वो ये है कि एक इंसान हुआ करता था जिसने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी थी, और उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ तुमसे प्रोटेक्शन मनी। आपने मूवी में सुना होगा, एक फोन जाता है कि अरे जो है 4 करोड़ भेज दे, वो कहता है क्यों, वो कहता है प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी मतलब तुम जहां हो, बेसिकली 5 स्टार खाने के लिए मुझे वो पैसा चाहिए। 5 स्टार खाने के लिए मतलब बिकॉज मैं कुछ नहीं करूँ इस बात के मुझे पैसे दो, तुम नहीं दोगे तो मैं कुछ करूंगा, और तुम पैसा दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कुछ ना करने के मुझे पैसे दो, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो चौथ का कॉन्सेप्ट है ये शुरू करा गया था एज प्रोटेक्शन फी, समझ गए।
प्रोटेक्शन फी, कि आपको जो काम आप कर रहे हो वो आप स्मूथली करते रहो, इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा पैसा देना होगा, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड बाय महाराजा सोम शाह। महाराजा सोम शाह जो है एक इंसान, एक महाराजा हुआ करते थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट को शुरू करा था, और ये जो है कहाँ के हुआ करते थे, एक जगह है रामनगर। ये रामनगर उत्तराखंड वाला रामनगर नहीं है, गुजरात में एक जगह है रामनगर, वहां के हुआ करते थे, ठीक है जी। और ये क्या कहते थे, ये टैक्स लिया करते थे किससे, पोर्चुगीज से। टुक 25% टैक्स फ्रॉम पोर्चुगीज। समझ गए जी, कि अरे फिरंगियों, अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो तो जो भी तुम कमा रहे हो उसका 25% मुझे देके जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो है शुरू करा गया था महाराजा सोम शाह के द्वारा। गुजरात एक कोस्टल इलाका है, तो आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या है, ठीक है जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो ये दुनिया भर में यानी देश भर में जाने गए, किस नाम से, ये जाने गए चौथ राजा के नाम से। तो अगर पेपर आपसे पूछता है, एसएससी के मुश्किल शिफ्ट का पेपर हो सकता है, या फिर किसी पीसीएस का सवाल हो सकता है कि इतिहास में चौथ राजा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये महाराजा सोम शाह को जाना जाता है। क्या इस बात को आप समझ पाए? व्यापारियों से लिया जाता था मोइन, वो कहीं के भी हो सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ ये पेज देखिए। मैं एक पुर्तगाली हूँ, इमेजिन करें जो मेरे बाल हैं वो काले नहीं है, वो गोल्डन बाल हैं, ठीक है, और मैं वहां से आया हूँ ठीक है, और मैं इंडिया इंडिया कह रहा हूँ इस देश को, तो आप मुझे देख के समझ जाओगे कि ये जो है यहाँ का नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने इंडिया कहा तो आप समझ गए कि ये जो इंसान है ये लूटा जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या करने आए हो, तो मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, कहेंगे अरे भैया हल्के हाथ से बताओ, तो फिर मैं बताऊंगा हिंदी में कि देखो मैं यहाँ पर व्यापार करने आया और मैं यहाँ से जो है बहुत सारी चीजें लेके जाऊंगा, और इन चीजों को खरीद के जो है मैं अपने देश में जाके बेचूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, मैं यहाँ का राजा हूँ तो मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो मैंने पूछा क्या चाहिए आपको, तो आपने कहा देखो जी जो भी आपके पास है उसका 25% टैक्स मुझे चाहिए होगा अलग से, ठीक है। अब मैं कहूंगा अच्छा 25% का मतलब एक बटे चार यानी चार का पांच, चार का तीन। देखो ये सब मुझे मत बताओ, ये तुम्हारी एसएससी सीजीएल टियर 1 की ट्रिक्स अपने पास रखो, मुझे सिंपली 25% ऑन द रेवेन्यू मुझे चाहिए होगा आपसे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने दूसरों को बताया, मैं कहा ऐसे तो एक चौथ राजा है वहां पर, महाराजा सोमशाह, जो कि हमसे कर ऐसे वसूलता है। धीरे धीरे ये जो है पुर्तगालियों के साथ बाकी सब पे भी लगने लगा। और फिर हो गया जो बिजनेसमैन है, जैसे कि आज आप देखते हो 18% जीएसटी है, कहीं 28 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, 5 है, उस तरीके 25% टैक्स लिया जाता था मराठाओं के द्वारा भी व्यापारियों से, और उसे हम चौथ के नाम से जानते थे। क्या इस बात को आप समझ पाए? नहीं तपस्या मेनली चौथ राजा के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चले दोस्तों आगे, चलो आगे भागते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आप बात को समझ चुके हैं। ये मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है। अब जो आपने बालाजी विश्वनाथ लिखा था, आप चाहें तो अगर आपने उसके नीचे सब नोट कर लिया तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आपने नहीं नोट करा था तो आप अब दोबारा से हेडिंग डाल सकते हैं। मुझे बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में आपको दो बातें बस बतानी है, ठीक है जी। वो क्या है मैं दोबारा से लिख देता हूँ जिससे कि आपके नोट्स स्लाइड वाइज अच्छे बने। और अगर आप चाहें तो दोबारा लिखें, चाहें तो आप ना लिखें, कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है जी। बालाजी विश्वनाथ जी जो है इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी। ये ट्रीटी के बारे में आपको बाद में पढ़ा जाएगा। ये ट्रीटी जो है इसका नाम है ट्रीटी ऑफ दिल्ली। ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ये ट्रीटी साइन हुई थी 1719 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन बालाजी विश्वनाथ एंड सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर कौन है और ये बालाजी विश्वनाथ के बीच में जो ये ट्रीटी जो साइन हुई है किससे जुड़ी है, सब कुछ आपको आगे चल के पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए हैं? अब बालाजी विश्वनाथ जो है और सैयद ब्रदर्स जो है इनके बीच में ट्रेडी साइन हुई। अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूँ। उसमें कहा गया कि सैयद ब्रदर्स को पावर दी जाएगी शॉर्ट टर्म दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, और बाद में बालाजी विश्वनाथ जो है वो मराठा साम्राज्य की तरफ से दिल्ली पे आक्रमण करेंगे। समझ गए? यानी बालाजी विश्वनाथ ने कहा सैयद ब्रदर्स को कि तुम अभी दिल्ली अपने कंट्रोल में ले लो, और जैसे ही तुम दिल्ली कंट्रोल में लोगे तो हम मराठा जो है दिल्ली पर आके आक्रमण कर देंगे। ये बाकी आपको डिटेल में दिल्ली किसके कंट्रोल में थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? कंफर्म करें। ठीक है जी, चलो थोड़ा सा और चीज हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या, थोड़ा सा आप आराम से समझना। ये सरदेशमुखी जो है थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक इंसान हुआ करता था जुल्फिकार खान। सैयद ब्रदर नहीं आया, मैंने आपको कहा है बेटा ये आगे आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, तो ऐसे चिंता नहीं करनी। जुल्फिकार खान एक हुआ करता था, ये भी आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इससे जो है जुल्फिकार खान से चौथ और सरदेशमुखी ली। ठीक है, थोड़ा सा अभी के लिए आप एक काम करो,
इसे हटाओगे यार, बच्चे जो है नहीं समझे हैं, थोड़ी सी मैं आपकी मदद करता हूँ। यहाँ तक ऑल गुड है। देखिए 1 मिनट का आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले थोड़ा शांत हो जाए। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ तक आ गए हो, कैसे आए हो यहाँ तक? मुझ पे विश्वास करके आए हो या ऐसे ही आ गए हो बस टहलते हुए? क्या ये आपकी पहली क्लास है? अभी तक जो भी आपने मुझसे पढ़ा, आपको क्या लगा कि चाइनीज तरीके आपको पढ़ाए गए, किताब के तरीके पढ़ाए गए क्या? तो आपको अचानक क्या हो गया? आप अचानक क्यों पगला गए हैं? जो बीच में आप डाउट्स लिख रहे हो, बीच में पोक कर रहे हो कि अरे सर मेरा कमेंट पढ़ो, मेरा कमेंट छूट गया, ये बताओ वो बताओ, इज दिस द राइट वे टू स्टडी? आपको लगता है इस तरीके आप चीजों को पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, फिर क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? अपना नुकसान मत करो, नुकसान हो जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। इतने बड़े बड़े कोर्सेज हर 2 महीने में मैं नहीं ला सकता हूँ। चीजों को मेरे साथ लेके चलो, नुकसान मत करो, ठीक है? मेरे को देखो एक बटन दबाने की देर है, मुझे सिर्फ इतना सा करना होता है और आपके सारे के सारे रिएक्शन क्या, चैट क्या, सब कुछ ऑफ हो जाता है। बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता, है ना? तो मुझे मजबूर मत करो वहां तक ले जाने में। आप देखिए, मान लेते हैं जितने बच्चे इस समय कमेंट कर रहे हैं, विश्वास मानिए आपसे 10 गुना से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, और इतने ही बच्चे और हैं जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हैं। तो क्या सबका नुकसान होगा? ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए ना आपको। अपना खुद का भी नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें ऐसी हरकत ना करें, ठीक है? शांत रहें, विश्वास करें, विश्वास करें तो 100% करें। 99 है तो मैं उसे विश्वास नहीं करता, ठीक है? चीजों को समझें। अब इसके साथ साथ आपको कूल डाउन करने के लिए, आपको मुंह बनाने के लिए मैं 2 मिनट का ब्रेक भी दे रहा हूँ। उस ब्रेक को लो और उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ वाला जो पेज है वो पहले नंबर से यहाँ से आपको एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है जी? 2 मिनट का ब्रेक है, उसमें मुंह बना सकते हो, मुझे पोस्ट सकते हो, पानी पी सकते हो, ये सब कर सकते हो, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। दिस इज द ब्रेक जो आपको इस सेशन का मिलना था, ठीक है जी? आप सेशन में प्लीज बने रहें। चलो जी, चलें आगे दोस्तों। चलो, आपका ब्रेक जो है पूरा हो चुका है। मैंने अभी जो आपको समझाया था वो ये समझाया था कि बालाजी विश्वनाथ नाम के इंसान हुआ करते थे जो कि पहले पेशवा बने मराठाओं के, और इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी। जो ट्रीटी साइन हुई थी बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में, ठीक है? एक पॉइंट मैं आपको इसके साथ नोट कराऊंगा जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब सही समय आएगा खुद ही समझ जाओगे। अभी के लिए मेरे कहने से नोट कर लेना। इसी के नीचे एक दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। जैसे मूवी आप देखते हो तो मूवी में कभी कभार क्या होता है, शुरू में अचानक ही कोई आ जाता है, तो आप ये नहीं उस समय पूछते कि ये कौन है क्या है, सिर्फ आप उस चीज को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हो। सही समय आने पे खुद ही जो है कनेक्शन बन जाता है, ठीक है जी? चलो, अब आपके कमेंट्स थोड़े से इग्नोर करे जाएंगे। उसी के नीचे आप एक पॉइंट नोट करें कि बालाजी विश्वनाथ, हिंदी में समझा दूंगा, गॉट द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम जुल्फिकार खां। ये कौन है, सही समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। Deccan and 6 more provinces. He Shahu in turn provided cavalry of 15,000 and annual 10 lakh rupees to prevent rebellion. इसे नोट करें, और मैं आपको साथ साथ हिंदी में समझाता हूँ। जो बच्चे हिंदी वाले हैं घबराएं बिल्कुल नहीं, 100% समझा दूंगा, ठीक है? देखिए, एक इंसान है जो बालाजी विश्वनाथ है, जो कि मराठाओं की तरफ से बातचीत कर रहा है। एक इंसान है जो कि जुल्फिकार खां है, जो कि मुगलों की तरफ से बातचीत कर रहा है। अभी के लिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि आपको जुल्फिकार खां के बारे में कुछ भी पता होगा। शॉर्ट में बता देता हूँ। इमेजिन करो, एक मुनीम जी है, एक इंसान, एक मैनेजर है जिसके पास पावर है एक दुकान को चलाने की, ठीक है? मैं उस दुकान पे जाता हूँ और मैं बालाजी विश्वनाथ हूँ, मैं उससे तय कर लेता हूँ कि देखो मैं चाहता हूँ कि ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं डील करूँ। तो कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो कहता है जी बदले में जो है मेरे महाराज यानी शाहू जी जो है वो आपको 15,000 सैनिक देंगे, कैवलरी देंगे, और 10 लाख रुपए हर साल देंगे सालाना, जिससे कि आप मेरे खिलाफ ना हो। यानी कहानी ऐसी है कि 2 टीमें बन गई हैं। एक टीम ऐसी है जो मराठाओं की है, एक टीम ऐसी है जो कि मुगलों की है। मुगलों की टीम की तरफ से मुगलों को ही हल्का सा कमजोर करने वाली हरकत करी गई है उन्हीं के एक इंसान के द्वारा जिसका नाम जुल्फिकार खां है। वो जुल्फिकार खां जो है, इन्होंने तय कर लिया है क्या, मराठाओं के बालाजी विश्वनाथ से, कि देखो तुम ये 4-5 इलाके ऐसे हैं जो तुम अपने कंट्रोल में ले लो, यहाँ से जो वसूलना है वसूलो।
बस बदले में हमें जो है दूसरे हाथ से अंडर द टेबल कुछ पैसा और कुछ लोग सोल्जर्स दे दिया करो। समझ गए क्या कहानी है? यानी 15,000 सैनिक दे दो और 10 लाख रुपए सालाना दे दो, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है उन 4 दुकानों से, तुम जितना चाहे वहां से पैसा वसूल सकते हो। यानी दक्कन का इलाका और 6 अलग प्रांत जो है आपके हुए आज से, अब बस हमें बदले में 10 लाख रुपए चाहिए होंगे और हम पे आप आक्रमण नहीं करोगे, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे और 15,000 सैनिक आप हमें दे दोगे। जुल्फिकार खां कौन है और इसका क्या रिश्ता है मुगलों से, ये आपको सही समय आने पे खुद ही पता लग जाएगा, तो अभी के लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। टू प्रिवेंट रेबेलियन, रेबेलियन का मतलब होता है कि दुश्मनी जो है फिर से स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। ये मुगल्स ने ऑफर नहीं दिया था। देखिए मुगल जो है 1707 के बाद टॉम बहुत कमजोर हो गए थे, तो मुगल बादशाह जो हुआ करते थे एक्चुअल पावर उनके पास थी ही नहीं। जो उनके साथ लोग काम करा करते थे वो गद्दी को चलाया करते थे। और सोच के देखिए अगर कोई खुद गद्दी पर नहीं बैठा तो क्या वो गद्दी को तबाह करने की भी कोशिश कर सकता है? उसे क्या पड़ी है कि मुगल साम्राज्य तबाह हो जाए तो हो जाए, उसका क्या है। यानी ये जो चीज हुई है ये मुगलों का नुकसान था बट मराठाओं का फायदा था, इसलिए मराठा पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात को समझ पाए, ठीक है। ये आप नोट करके उस बक्से को बंद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, चलिए बहुत बढ़िया है, आपको फायदा हो रहा है, बस यही कह सकते हैं। चलो आगे चले। 10 to 20% फोकस ऑन स्ट्रेटजी के बेनिफिट को मेरे हिसाब से ये सही नहीं है शुभम तरीका। उसका रीजन आपको मैं बताऊंगा बेटा, जाने से पहले आप थोड़ा समय मुझे दें, 2:45 हम बात करेंगे इस बारे में। इन टर्न का मतलब आप इन रिटर्न कह सकते हो, इन रिटर्न कह दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, रिटर्न भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन टैब आपके लिए बेटा खोल दिया गया, सब खोल दिया गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। 1749 में शाहू जी की डेथ हो जाती है और 1761 पे एक बैटल है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको वैसे बाद में पढ़ाई जाएगी। इसका नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये बैटल जो हुई है ये हुई है अहमद शाह दुर्रानी या अब्दाली, जो भी आप कहना चाहे, उसके और मराठाओं के बीच में हुई है, मराठास के बीच में हुई है। और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है डिफीटेड बैडली मराठास, बहुत ही बुरे तरीके जो है हरा दिया जाता है। लेकिन फिर ये अगले माना जाता है अगले 10 साल में जो है फिर से उठ के जैसे तैसे अपने कदमों पे खड़े होते हैं, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है। ऑलरेडी 1771 है, अंग्रेज अपनी पकड़ बना चुके हैं और धीरे धीरे जो है चीजें खत्म हो जाती हैं। और जो लास्ट पेशवा बनते हैं वो है 1796 से बनने वाले 1818 तक बाजीराव। अभी के लिए हम इतना ही नोट करेंगे, बाकी आगे चल के हम थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे लेकिन सही समय आने पे जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने सुपर प्लैटिनम देखा है तो उसके आखिरी के 5-7 सेशन में आपको पावर बूस्टर्स दिए गए थे, बूस्टर शॉट्स आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे कोविड शील्ड की बात चल रही है। अगर आपने नहीं देखा तो आखिरी के 5-7 क्लासेस आप देखोगे, आप समझ जाओगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वो बूस्टर शॉट्स होते हैं क्रिस्प टॉपिक्स के, यानी उसमें सटीक सटीक बातें करी जाती हैं और वो तभी करी जाती है जब वो पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। क्योंकि देखिए अब जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अहमद शाह दुरानी की, अब लिखते ही कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ से आए हैं, कौन है, कैसे हैं, है ना। तो ये जो अहमद शाह दुरानी है इनके बारे में डिटेल में तब बात कर सकते हैं जब हम दुरानी वंश के बारे में, नादिर शाह, इनके बाद वाले, इनसे पहले वाले, महाराजा रंजीत सिंह जी, बहुत कुछ है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो कुछ चीजें आपको एंड में पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल एंड में, है ना। एज ऑफ नाउ मराठा साम्राज्य पूरा है। एक बार फिर से हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे जी, जब हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स, है ना। एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुए थे वो वॉर्स के बारे में हम तब पढ़ पाएंगे जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसे टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे और बाकी आगे चल के आपको पढ़ा दिया जाएगा। नहीं, बालाजी बाजीराव इज नॉट इक्वल टू बाजीराव द सेकंड, बिकॉज बाजीराव द सेकंड तो 1818 में खत्म हुए और बाजीराव जो है हमारे बहुत पहले ही खत्म हो गए थे, ठीक है जी। चलो आगे चले दोस्तों। अब यहाँ से जो है अब मैं आपके साथ एक नई चीज की शुरुआत कर रहा हूँ, वो है आपका सिखिज्म। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पेज मैं आपको बनवाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अकबर के एंड में बनवाया था, वो है अष्टप्रधान। जी हाँ प्रशांत, हम वही चल रहे हैं। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं अष्टप्रधान, अष्ट भी लिख सकते हैं, प्रधान, और ये भी आप लिख सकते हैं स्टार्टेड बाय शिवाजी। जो शिवाजी हैं, शिवाजी महाराजा, उनके द्वारा ये शुरू करा गया, ठीक है जी। जी हाँ, पेशवा क्या समाप्त हो गए थे 1880 के बाद, मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है जी। अष्टप्रधान जो है आप यहाँ पर समझे, ये है 8 मिनिस्टर्स का ग्रुप। 8 अलग अलग मंत्री है जिनका समूह जो है वो कहलाता है क्या, अष्टप्रधान कहलाता है। जी समझ गए। कोई डेट बता सकता है सागर को? मैं हिंट देता हूँ, चलो थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। 10 से 20 जनवरी के बीच की डेट है, देखो कौन गेस करता है। काफी क्लोज ले गया हूँ मैं आपको। 14 जनवरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 14 जनवरी लिख दिया मैंने, वैसे मैं एंड में पढ़ा था लेकिन आप पूछ रहे हैं तो साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। अष्टप्रधान जो है ये शिवाजी के द्वारा शुरू करा गया था और 8 मिनिस्टर्स का ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। मिनिस्टर्स का जो सीक्वेंस है वो इतना मैटर नहीं करता, अपने को 8 मिनिस्टर्स पढ़ने हैं, फिर भी जिस सीक्वेंस में मैं जनरली पढ़ाता हूँ सीक्वेंस में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेशवा के बारे में। अब यहाँ पर मन जो है एकदम गुस्सा हो जाता है कि सर आपने तो कहा था पेशवाई जो है शुरू करी गई थी शाहू महाराज जी के द्वारा, तो पेशवा शिवाजी के समय कैसे आ गया? देखिए पेशवा इज अ जनरल टर्म जो किसी चीज को लेकर हम यूज करते हैं और वो आगे चल के जो है
एक पावरफुल पोजीशन बन गई। तो कुछ वैसा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को बैटल हुई थी, लियोनार्डो, थर्ड बैटल ऑफ पानी, ठीक है जी। सब लिखूंगा बेटा, सब लिखूंगा, थोड़ा सा बस मुझे समय दो, सही समय आने पे सब बताऊंगा, ठीक है। पेशवा जो है ये आपके स्टेट के सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, या फिर आपके देश के जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो वाली गद्दी इसे इमेजिन करो, ठीक है, ये वो वाली गद्दी है। दूसरे नंबर पे आप जो है एक इमेजिन करो, अमात्य, अमात्य, ये जो है इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज मजूमदार। ये पिछले नोट्स में नहीं होगा। और ये जो पोजीशन हुआ करती थी, ये हुआ करती थी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर, जैसे भी आप इसे लिखना चाहें। रेवेन्यू, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मुझे बताना ध्यान नहीं रहा। रेवेन्यू जो होता है वो होता है कि जब मैं कोई चीज बेचता हूं तो बदले में कितना पैसा आता है। तो रेवेन्यू मिनिस्टर वो जो कि जो टैक्सेशन, जो पूरा टैक्स कलेक्ट होता है, उसका क्या खर्चा होता है, वो जो इंसान इन चीजों को मैनेज करता है, उसे हम कह सकते हैं राजस्व मंत्री या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सुमंत। सुमंत जो है इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, दाबिर। और ये जो हुआ करते थे, ये हुआ करते थे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी आप इन्हें कह सकते हैं। यानी मराठा जो है बाकी सबसे किस तरीके के व्यवहार रख रहे हैं, कहां पर क्या टाइज करने हैं, क्या नहीं करने हैं, वो सुमंत के हाथ में हुआ करता था। आप सामंत भी कह सकते हैं, सामंत में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अगेन मराठी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने हल्का प्रोनाउंसिएशन कुछ ऊपर नीचे भी सुना है तो एक ही बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे आता है वकिया नविस, वकिया नविस। और इन्हीं को जो है एक और नाम से जाना जाता था, वो है मंत्री। समझ गए, मंत्री। आमतौर पे मंत्री जो शब्द इस्तेमाल करा जाता था इनके लिए करा जाता था, और ये जो हुआ करते थे इनकी जिम्मेदारी थी पर्सनल सेफ्टी ऑफ किंग, और साथ में इनकी जिम्मेदारी थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की। फटाफट नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। वो सुरु नविस थे, हिमांशु। इस बार आप नोटिस करेंगे तो मैंने ऑल्सो नोन एज वाले नाम ऐड करे हैं, जो पिछले नोट्स अपने खोल के बैठे हैं वो इस बात को शायद नोटिस कर पा रहे होंगे। जीके की कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट है ही नहीं। जो टीचर कह दे जीके सिर्फ इतनी है, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है इससे अगले कोर्स में इससे भी ज्यादा पूछो, बस कोशिश यही है और यही होनी भी चाहिए हमेशा। VAKIYANAVIS, फोर्थ वाले डब्ल्यू भी आता है, एक ही बात है। कहीं आपको इसी के ऐसे लिखा हुआ भी दिख जाता है वकिया नवेस, ये भी एक ही बात है, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। चलें आगे, बिल्कुल। चलें दोस्तों आगे, पांचवें नंबर पे। अच्छा, आपने कहीं ऊपर नीचे लिखे तो इट हार्डली मैटर्स, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैंने पिछली बार कोई ऊपर नीचे करा दे, एक ही बात है, कोई ऐसा सीक्वेंस कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पे सामंत, सुमंत है, और ये दाबिर के नाम से, दाबिर के नाम से जाने जाते हैं। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर है। पांचवें नंबर पे आते हैं सर नौबत, ऑल्सो नोन एज सेनापति, आर्मी चीफ। छठे नंबर पे सुरु नविस, ऑल्सो नोन एज सचिव, ऑल्सो नोन एज चिटनेस या चिटनेस। ये एक ही बात है, दोनों तीनों एक ही इंसान के नाम है, ये है लेटर्स मिनिस्टर्स। पंडित, नाम से ही थोड़ा क्लियर है, पंडित शब्द है तो रिलीजियस मिनिस्टर। अगला भी नाम से इजी है, न्यायाधीश। तो आज भी हम यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द लॉ मिनिस्टर। जुडिशरी जज, जैसे भी आप समझना चाहें। ये पोस्ट का नाम है, पंडित राव सूरनवेस। ये किसी भी इंसान का नाम नहीं, जैसे पेशवा एक पोस्ट है, ऐसे पंडित राव एक पोस्ट है। फटाफट नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं।
एग्जैक्टली, बिल्कुल बने, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं। चले जी आगे, डाउट्स अभी एक साथ आपके ले लूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये तो छोटा मोटा है। चले दोस्तों आगे। चलो, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको नोट कराना चाहूंगा यहाँ पर, ये ऐड कर लेना। इन केस ऑफ वॉर, ऑल एक्सेप्ट पंडित राव एंड न्यायाधीश had to participate। ये छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ी काम की बात है कि अगर कभी भी युद्ध होता है तो पंडित राव, क्योंकि वो रिलीजन से संबंधित है, न्यायाधीश क्योंकि वो लॉ से जुड़े हैं, इनके अलावा जो भी 6 तरह के पोस्ट हुआ करती थी, वो 6 के 6 को अवेलेबल रहना होता था विदाउट एनी डाउट फॉर वॉर। ये लॉजिकल भी है, देखिए जो इतनी बड़ी पोस्ट पे है वो अपनी जिम्मेदारी समझता होगा और वो खुद ही जो है आगे आके कहता होगा जी मैं लड़ने जाता हूँ। फटाफट नोट करें। चलिए जी आगे। ये सब पोस्ट के नाम है। लेटर मिनिस्टर, देखो क्या डाउट आ रहा है। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है कभी किसी को चिट्ठी लिखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के लिए चिट्ठी आती है, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। तो ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है आपस में, टू एंड फ्रो या टू एंड फ्रॉम द मराठा एम्पायर, वो होता है सुरनविस के हाथ में, समझ गए। यानी उनकी जिम्मेदारी है कि अगर पड़ोस के किसी एम्पायर ने उन्हें कुछ लिखा है तो वो शिवाजी या फिर इन जनरल किंग या फिर पेशवा तक पहुंचे और बदले में वो जो जवाब है वो आगे की तरफ जाए। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके। यानी जो लेटर का यहाँ पर मतलब है संदेशा, जो संदेश है वो उसका आदान प्रदान पूरे तरीके वो इनके कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ गए। देखिए वो आपका आर्मी चीफ के अंडर ही आ गई सारी चीजें एक साथ, भैया उनके ओवरऑल हेड हो गए। ठीक है, चलो आर्मी वर्ड का यहाँ पर जो मतलब है, आर्मी शब्द से ओवरऑल सेना का हेड है। वो सेना कैसी भी हो सकती है, जल सेना, थल सेना, गज सेना, अश्व सेना, हर तरीके की सेना का हेड हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक। देखिए आज का जो डिवीजन है वो तो बहुत स्पेसिफिक है, हमारे आर्मी अलग है, नेवी अलग है और एयरफोर्स अलग है ना। लेकिन पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था, पहले तो एक ही हेड हुआ करता था और वो जरूरी भी था। इनफैक्ट हमने देखा, तभी तो हमारे पास जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, बिकॉज हमने नीड देखी कि कोई ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों के भी ऊपर हो, जिससे कि ओवरऑल कंट्रोल बना रहे चीजों पे। तो कुछ वो वाला कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मराठा साम्राज्य में पैक करता हूँ। यहाँ से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये टॉपिक काफी लंबा खींचेगा बट ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आगे भी। कोई अपर लिमिट नहीं है इस कोर्स की, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक आपको कोर्स पैक नहीं होगा। ठीक है जी, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सिखिज्म। आप अपनी कॉपी में नए पेज से नई हेडिंग डालें जिसका नाम सिखिज्म है। जो बच्चे नए हैं वो यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा करीब 1-1.5 सेशन चलेगा आपका। आज का सेशन, कल का सेशन सिखिज्म पढ़ेंगे। अब यहाँ से कंटिन्यू करके देखें और जज करें कि क्या आप मुझसे चीजों को सीख पा रहे हैं। अगर आप नहीं सीख पा रहे, क्लास नंबर 1 से देखें। अगर आप सीख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलो देखिए, कई सारे धर्म हम अपने देश में पढ़ते हैं, जिसमें इस्लाम धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, हम जो है हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं, सनातन धर्म है जो। और ग्रीन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। मैं आपको कहता हूं कि आप अगर पिछली किताबें खोलेंगे तो सिखिज्म से बहुत सारे सवाल बने। यानी फिजिक्स में जैसे ग्रेविटेशन है ना, छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे सिखिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इससे हर साल आपको कम से कम 4 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं। सिखिज्म जो है, देखिए इसकी शुरुआत उसी तरीके हुई है जैसे बाकी धर्मों की हुई है, वो है ज्ञान की प्राप्ति से। हम चाहे हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म है जो, हम इस्लाम धर्म की बात करें, हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, हम बात करते हैं मान लेते हैं बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, सब में देखा गया है कि चले सनातन धर्म में तो बहुत सारे अलग अलग भगवान हैं, बट जनरली बाकी धर्मों में एक ही भगवान को मानते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में सिर्फ अल्लाह को माना जाता है, क्रिश्चियनिटी में हम जीसस को मानते हैं, सिखिज्म में 10 गुरुओं का एक ग्रुप है उन्हें हम मानते हैं। उसके बाद हम जैनिज्म में देखते हैं तो हम जो जैन महात्मा उन्हें मानते हैं। इसी तरह के बुद्धिज्म में हम गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो ऐसे सब में क्या है, एक एक भगवान है। और ये छोटी सी बात बोलने से क्या फायदा होगा, एक पेपर में सवाल बना था, इनमें से कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें एक ही भगवान है ना। तो ये छोटे 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 जो बातें मैं आपको बोलता हूँ, बड़े ध्यान से सुना करो, कभी कभार सवाल ऐसे प्रकट पेपर में हो जाते हैं। ठीक है, एक बाहर का एक शो था, हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, उसमें शायद ये सवाल पता नहीं कितने डॉलर का पूछा गया था। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 50 लाख के आसपास का सवाल था। 4 ऑप्शंस दे रखे थे और पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें एक से ज्यादा भगवान है। तो उसका आंसर हिंदुइज्म था और ऑप्शन में बुद्धिज्म था, जैनिज्म था और एक और कोई धर्म दे रखा था। तो कोई सवाल छोटा नहीं होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, सिखिज्म की शुरुआत जो होती है वो होती है गुरु नानक जी के द्वारा। गुरु नानक जी के द्वारा जो है शुरुआत होती है सिखिज्म की। गुरु नानक जी जो है ये है फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सबसे पहला सवाल तो यहीं से बनेगा। अब देखिए, कई बच्चे कहते हैं कि सर ये सिखिज्म की शुरुआत इन्होंने करी है तो इसका मतलब इससे पहले तो हिंदू हुआ करते होंगे। देखिए सभी धर्मों का ऐसे ही है,
मतलब बाय डिफॉल्ट जो इंसान है वो करीब 4 लाख साल पुराना एक जीव है जो कि धीरे-धीरे आज हमारे आपके जैसा रूप लिया है। तो कहीं से तो शुरुआत हुई ही होगी। तो ऑब्वियसली गुरु नानक जी हैं तो इससे पहले हो सकता है इनके घर वाले किसी और धर्म को मानते हो, लेकिन इन्हें लगा कि ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने एक नई चीज़ की शुरुआत करी जिसे आगे चल के सिखिज़्म के नाम से जाना गया। ठीक है? नोट वही करना है जो स्क्रीन पर लिखा है, बाकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुननी है। देखिए सिखिज़्म के अंदर टोटल माने जाते हैं 10 गुरु। टोटल 10 गुरु हैं और बाद में आप कहेंगे एक वन एटर्नल गुरु। वन एटर्नल गुरु का मतलब है कि एक ऐसे गुरु बने हैं जो कि जिनका अंत नहीं है। ये जो है ये एक होली बुक है। होली बुक का मतलब जैसे कि आप कहेंगे हिंदुइज्म में बहुत सारी किताबें हैं, जैसे भगवत गीता है, पुराण है, वेद है, बहुत कुछ है। ऐसे ही बाइबल है क्रिश्चियंस की, कुरान है मुस्लिम्स की। इस तरीके जो सिखिज्म है इनकी होली बुक जो है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। इसी गुरु ग्रंथ साहिब को हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक इंसान नहीं है, एक किताब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और टोटल कोई पूछता है तो कितने गुरु हैं जी? 11 गुरु नहीं कहेंगे, टोटल 10 सिख गुरु हैं। सटीक डेटा है, कोई 11 गुरु नहीं है, 10 सिख गुरु हैं, ध्यान रखना। ऐसा ना हो ज्यादा पढ़ के नुकसान कर लो। 10 सिख गुरु हैं जिनके ज्ञान की बातों को किताब में जो है डाला गया है और उस किताब को हम आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। नहीं, एटर्नल गुरु जो शब्द है वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करा गया। ठीक है जी। होली बुक जो किताब है, देखिए आप कभी भी गुरुद्वारे जाएंगे तो वहां पर आप किताब रखी हुई देखेंगे। जो किताब है यही जो है गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी मैं किताब की आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। बना देता हूँ, चलो क्या कुछ इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब, दिस इज दी होली बुक, जिसमें बहुत सारी बातें, देखिए बातें जो हैं अलग अलग धर्मों की लिखी है, कबीर से जुड़ी बातें लिखी गई हैं और मतलब हर धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो इस किताब में लिखी गई है। चलो आगे चलते हैं। 10th गुरु वाज नॉट गुरु ग्रंथ साहिब। सचिन प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आप ये सब हटा दो अगर आपको कंफ्यूजन है। एटर्नल गुरु शब्द सुनते ही आप कंफ्यूज हो गए हो, आप इतना नोट कर लो। एटर्नल गुरु लाइन को काट दो, आप सीधा नोट करो 10 गुरु थे और एक होली बुक है जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। एटर्नल गुरु को काट दो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक भी। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। टोटल गुरुज 10, होली बुक 1, गुरु गुरु ग्रंथ साहिब, यही आदि ग्रंथ है। ठीक है जी, अब समझते हैं। अब पूरा सिखिज्म रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की क्लासेस है। ये एक ओंकार जो शब्द है, सतनाम श्री वाहिगुरु, इन सब चीजों के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हाँ इतना मैं आपको बता देता हूँ, जो वाहिगुरु शब्द है, वाहिगुरु जो शब्द है इसका मतलब होता है कि एक मतलब टीचर, गुरु का मतलब टीचर होता है। जो सबसे बड़ा गुरु है वो वाहिगुरु है। इस तरीके आप समझ सकते हैं, जो आपको सिखाता है कुछ, जो मतलब सबसे बड़ा टीचर हो गया वो वाहिगुरु। एक ओंकार का मतलब होता है कि एक ही भगवान है, ऊपर वाला एक है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, सब एक ही बात है, अल्टीमेटली द गॉड इज। ठीक है जी, बेटा सब लिखवाया जाएगा, अभी चिंता मत करो, विश्वास करो। जब टॉपिक खत्म होगा तो डाउट्स पूछना, अभी तो शुरू हुआ है ना। देखो अब बात कर लेते हैं हम गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव, अब आप हेडिंग डालेंगे गुरु नानक देव। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म और साथ में फाउंडर ऑफ सिखिज्म। और इनका जो जन्म है, बर्थ है, वो हुआ है कहाँ पर? 1469 में इनका जन्म हुआ है। एक प्लेस है तलवंडी नाम की। तलवंडी याद रखना है क्योंकि पेपर ने अभी पिछले ही समय में सवाल पूछा गया। तलवंडी इज द कीवर्ड, ध्यान रखना। पंजाब, ये पंजाब जो है आज पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब। और तलवंडी जो है वो नियर लाहौर है, जगह का नाम है तलवंडी। लाहौर के पास आपको देखने को मिलता है। नोट करें, फिर अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन टैब आपका बंद करा जा रहा है। चलें जी आगे। नहीं तो कोई मौका नहीं मिला। चलो अब देखिए, समझते हैं जरा बर्थ के बारे में। जो मैंने लिखा था मैं दोबारा लिख रहा हूँ। 1469 में हुआ है इनका, तलवंडी में। ठीक है जी। अब तलवंडी में जहां इनका जन्म हुआ है वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया। गुरुद्वारा जो शब्द है ये कहता है कि मैं हूँ गुरु का द्वार, यानी गुरु जहां पर बैठा करते हैं, गुरु का द्वार। समझ गए जी? गुरु का द्वार, जहां पर गुरु है, वो गुरु कौन है? वो गुरु आदि ग्रंथ है, जो वो होली बुक है। हम वहां पर जाते हैं और उसी को गुरुद्वारा कहते हैं। तलवंडी में गुरुद्वारा बनाया गया है जिसका नाम है गुरुद्वारा नानकाना साहिब।
नहीं, फर्स्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये जो बनवाया गया है मोइन थोड़ा बाद में बना है, यानी यहाँ पर ये रहा करते थे, तो कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। फर्स्ट गुरुद्वारा जैसा वैसा कुछ रहेगा नहीं शब्द, बिकॉज ये कुछ ऐसा कि पहला मंदिर कौन सा था, तो मतलब इसका कोई आंसर नहीं है। ये तो समय के साथ साथ धीरे 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 डेवलप होती है। गुरुद्वारा नानकाना साहिब जो है ये आपको देखने को मिलता है वहां पर जहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक इसी तरीके जो इनकी डेथ हुई थी इनकी 1539 में, और ये डेथ हुई थी करतारपुर में। करतारपुर भी आज आपको जो पंजाब में ही देखने को मिलता है, और ये पंजाब भी पाकिस्तान वाला ही है अभी। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसका नाम है गुरुद्वारा डेरा बाबा। ये सब पेपर के सवाल है। यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे। यहाँ पर हर चीज वो पढ़ाई जा रही है जो एसएससी पूछता है। तो ये मत समझने किसी धर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म को मानते हैं, आप किसी धर्म को नहीं मानते। इट डज नॉट मैटर टू मी। मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है एसएससी क्या पूछता है, वो पढ़ाया जा रहा है बस आपको। बर्थ और डेथ ईयर याद रखने हैं, और बस ये याद रखने की कौन से गुरुद्वारे वहां पे बने हैं। ठीक है जी हाँ, ये भी आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग। अब आप फोकस करें जरा मुद्दे की बात पे। देखिए काफी बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं डेट क्यों नहीं लिख रहे आप। देखिए ये 1469 है, तो डेट्स बहुत हद तक नहीं पता है। माना जाता है कि जो इनका जन्म हुआ था वो पूर्णमासी पे हुआ था। कार्तिक जो महीना है उसमें पूर्णमासी लिख देता हूँ बस मैं आपके लिए। तो अक्टूबर नवंबर में जो भी पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी का मतलब होता है जब चांद पूरा होता है, पूर्णमासी अमावस्या को उल्टा, उस दिन इनका जन्म होता है। और समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है। हर साल जो पूर्णमासी है, तो इसका मतलब डिफरेंट डेट्स हो गई ना हर साल, एवरी ईयर। तो कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे कि हम दिवाली की बात करते हैं तो फिक्स नहीं है, कोई भी त्योहार फिक्स नहीं होता, ऐसी जो है ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है जी, क्या मैं उम्मीद करूं बात समझ गए। जी हाँ बिल्कुल। सोहन चलें आगे। अगले पेज पे चलते हैं। अब जो इनके फादर साहब थे उनका नाम था कालू जी, और जो इनकी मदर जी थी उनका नाम था तृप्ता जी, और जो इनकी वाइफ थी इनका नाम था सुलक्षणा। सुलक्षणा भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो है देखिए वैसे पूर्णमासी पर बॉर्न हुए थे। जी हाँ बिल्कुल। न्यू ईयर नहीं होता, न्यू मून एक अलग चीज हो गई। अमावस्या का उल्टा होता है रिश्ता। ठीक है। KALUJI कालू जी, तृप्ता और सुलक्षणा, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हुआ क्या, थोड़ा समझने की हम यहाँ से कोशिश करते हैं। थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है गुरुद्वारे का, उसे हम कहते हैं लंगर। लंगर क्या होता है जी? लंगर होता है फूड। फूड खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है गुरुद्वारे में। आप कभी भी जाएंगे तो गुरुद्वारे में एक ऐसी जगह होती है, जब आप मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में तो वहां से बाहर निकलते हैं तो वहां पर कोई आपको जनरली कह रहा होता है कि लंगर चक्कर जाना। चक्कर जाने का मतलब थोड़ा सा खा के जरूर जाएं, आप आए हैं तो आप जो है खाना खा के जाएं एक तरीके से। तो लंगर की जो प्रथा है वो शुरू करी गई थी गुरु नानक जी के द्वारा। शुरू करी गई थी, बस रेगुलराइज नहीं करा गया था, कंपल्शन नहीं था कि लंगर करना ही करना है, बट हाँ शुरू करा गया था कि जो इंसान ऐसे हैं जो खाना नहीं खा सकते तो वो क्या है, वो लंगर जो है गुरुद्वारे में आके खा सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने ही जो है लंगर प्रथा जो है चालू करी थी। गुरु का लंगर इसे बोला जाता था, गुरु का लंगर। देखिए जो आज आप देखते हैं ना मिड डे मील स्कीम, वो मिड डे मील स्कीम, या फिर इन जनरल आप देखते हैं सरकार कहती है स्कूल आओ बच्चों हम आपको खाना खिलाएंगे। वो कॉन्सेप्ट का ओरिजिन थोड़ा सा अगर आप समझोगे तो वो भी किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हो सकता है। आप हिंदू धर्म देखें, सिखिज्म देखें, कोई सा भी धर्म देखें, तो उसमें ये कहा जाता है कि ज्ञान अगर आप मुझसे लेते हो तो बदले में आपके पेट की भूख की चिंता आपको नहीं करनी हो, मेरी जिम्मेदारी, बस आप सीखने वाले बनो। ये एक्सक्यूज मत दो कि मुझे रोटी कमाने के लिए जाना है, इस चक्कर में मैं सीख नहीं पाया। आप सीखने वाले बनो, खाना खाना है ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी। यानी जो गुरु का लंगर है वो शुरू करा गया था गुरु नानक जी के द्वारा, रेगुलर करा गया था, यानी होगा ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हर रात को खाना खाने आ सकते हो या हर दोपहर में आ सकते हो। ये शुरू करा गया था बाद वाले गुरु के द्वारा, वो आपको सही समय आने पे बताया जाएगा। ठीक है जी। क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पाए। जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुराग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गोविंद थोड़ा सा आपने फिर नोट सही नहीं बनाए होंगे, मैं आपको फिर बताता हूँ। अभी मैंने रेगुलर शब्द के रेगुलराइज करने के साथ बोला था कि वो अभी मैंने जो शब्द बोले थे उसे ध्यान से सुनो। मैंने बोला रेगुलराइज करा गया था बाद वाले सिख गुरु के द्वारा। वो कौन है आपको अगले पेज पे बताऊंगा, याद करो, है ना। यानी शुरू करा है गुरु नानक जी ने, बट रेगुलराइज करा है उसे, वो करा है बाद वाले गुरु ने। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। प्लीज मेक श्योर आप अपना नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है। जो शब्द है उन्हें शब्दों के रूप में वैसे ही लिखे, अपनी तरफ से एज्यूम कुछ ना करें। ठीक है जी। अब आगे समय जब बीता तो इनके काफी सारे शिष्य बने, जैसे कि हम जो है पढ़ेंगे बुद्धिज्म में, जैनिज्म में कि जब कोई गुरु है तो उसका शिष्य भी होगा। तो इनके शिष्य हुआ करते थे डिसाइपल ऑफ गुरु नानक। इनका नाम था लेहाना। लेहाना भी आप कह सकते हैं, लेहाना। ठीक है। अब ये जो है ये बने नेक्स्ट सिख गुरु। और
जब उनकी डेथ हुई गुरु नानक जी की, तो ये जो है अगले सिख गुरु बने और इनका जो नाम है वो हुआ गुरु अंगद देव। 1% बैटरी बची है, इसमें मैं आपको बस बाय ही बोल सकता हूँ बेटा, इससे ज्यादा तो आपकी मदद ही नहीं कर पाऊंगा मैं। ख्याल रखना अपना बेटा, मिलते हैं ऑन दी अदर साइड। गुरु नानक देव जो है ये बने, सॉरी गुरु अंगद देव जो है ये बने सेकंड सिख गुरु, और इन्होंने रेगुलराइज करा था, रेगुलराइज्ड गुरु का लंगर। फर्क आप समझ गए बेटा, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? देखिए, एक होता है मैंने शुरू करा है, एक है आपने बांध दिया है कि होगा ही होगा। तो ये जो दोनों चीजों में फर्क है, खाना खिलाने की प्रथा शुरू करी है गुरु नानक जी के द्वारा, और जो आप कहेंगे जो रेगुलराइज करा है कि होगा ही होगा, नियमित रूप में कोई काम होगा ही होगा, ये करा गया है गुरु अंगद देव जी के द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नोट्स अपने करेक्ट करते चले हुए। ठीक है जी, आगे चले दोस्तों। गुरु नाम बाद में दिया गया था, क्योंकि गुरु जो है वो शब्द टीचर के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप मुझे राहुल सर के नाम से जानते हो, तो सर मेरा नाम नहीं है, वो मेरी उपाधि हो गई और नाम मेरा राहुल हो गया। तो कुछ इस तरीके, गुरु जो है उपाधि है, नानक इनका नाम है। ठीक है, लिहाना जो नाम है औगी वो पहले था, बाद में जाके उनका नाम जो है गुरु अंगद देव पड़ेगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप समझ चुके हैं। और यही गुरु अंगद देव हैं जिन्होंने रेगुलराइज भी करा लंगर, और साथ में इन्होंने बनाई गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है, यानी जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD, हिंदी में पढ़ते हैं अ आ ई, है ना, क ख ग, ऐसे ही पंजाबी में होता है एड़ा आड़ा सस्सा बब्बा, इस तरीके जो है पंजाबी चलती है, एड़ा उड़ा आपने शायद सुना होगा। तो ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, ये शुरू करी गई थी किनके द्वारा? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। और ये जो है ध्यान रखेंगे, ये एक तरीके से रिटन पंजाबी लैंग्वेज। आपने देखा होगा ट्रक के पीछे कभी कुछ लिखा होता होगा, या गानों में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं पंजाबी में, कुछ चंडीगढ़ लिखवा लेते हैं कई लोग। तो ये जो वो जो लिखने का एक अंदाज होता है, वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, फटाफट इसे नोट करें, आगे चलते हैं। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने फेसबुक खोला होगा तो शायद 3-4 महीने पहले खोला होगा, 3-4-5 महीने पहले। मैं इंस्टाग्राम पे मेरे 0 पोस्ट हैं, और पता नहीं मैं और कहीं हूँ भी नहीं, बस इसी पे हूँ मैं, और मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करता। चले दोस्तों आगे। देखिए, जो फेसबुक अभी आप देख रहे हैं, वो फेसबुक द फेसबुक है ही नहीं। अब वो फेसबुक कुछ नहीं है, वो डेड हो चुका है। फेसबुक वो था जो आज से करीब 5-7-8 साल पहले हुआ करता था। मतलब ये फेसबुक नहीं है। फेसबुक पहले हुआ करता था, अगर आपके 4 दोस्त है तो आपको 4 दोस्तों की बातें देखने को मिलेंगी, दैट इज ऑल। अब फेसबुक एक तरीके का यूट्यूब बन चुका है, जिसपे आपको दुनिया भर की फालतू चीजें देखने को मिलती हैं। तो फेसबुक यूज करने का कोई सेंस नहीं है। मतलब ये लिटरल बात है, देखिए कड़वी बात आपको लगे तो अलग बात है, बट यही सच है, दैट दिस इज नॉट फेसबुक। अभी फेसबुक एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है, तो कुछ खास वहां पे है नहीं। चले दोस्तों आगे। चलो दोस्तों आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपके पास होना चाहिए कि कोई 1469 से 1539 तक रहा है, तो क्या वो बाबर के समय जिंदा होगा? देखें जरा सोच के, क्या वो हुमायूं के समय भी जिंदा होगा? सोचो, बाबर जो है वो 1526 से 1530 तक अपने लिए देश में इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ पा रहे हो कि पहले आप क्यों वो पूरा पढ़ाया गया था, अब आपको ये पढ़ाया जा रहा है। कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है कि पहले वो समझ लिया, अब हम इधर स्विच कर चुके हैं। ठीक है जी, अब हम उसके बाद जो है हुमायूं जो है, आपको शायद याद होगा, जो हुमायूं है वो 1540 में घर से निकाले गए थे अपने साम्राज्य से। उससे पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इसका मतलब हुमायूं किसके पास जाएंगे? आप पर्सपेक्टिव गेन करके मुझे बताएं, वो जाएंगे जी सेकंड सिख गुरु के पास, जो कि है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो है 1539 से 1552 तक जिंदा रहे, मतलब 1552 तक जो है ये सिख गुरु बन के रहे। तो इन्हीं के पास जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव आपका बढ़िया से बन पा रहा होगा, इसलिए तब कहा था कि थोड़ा सा विश्वास करके सिर्फ नोट कर लो, बाकी जो है सही समय पे बात करेंगे। जी हाँ, शेरशाह सूरी भी हो सकते हैं कंटेम्प्रेरी रवि, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप नोटिस करते हो तो जो कृष्ण देव राय हैं, अब आप कहोगे सर कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हो, वो भी इनके कंटेम्प्रेरी होंगे, बिकॉज वो भी जिंदा है, भले वो देश के किसी और कोने में जिंदा है, बट जिंदा वो भी है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया मूवी। चले दोस्तों आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। कहानी आगे बढ़ेगी। 1552 में जो है बाद में तीसरे सिख गुरु बनेंगे। जो तीसरे सिख गुरु हैं, विजयनगर एम्पायर वाले, बिल्कुल जो तीसरे सिख गुरु हैं वो बनेंगे गुरु अमरदास। अब गुरु अमरदास जो है 1552 से 1574 तक उस गद्दी पे विराजमान रहेंगे। तो गैस करके बताएं किसके कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं? ये हुमायूं के भी हो सकते हैं और अकबर के भी हो सकते हैं। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा गेन करके देखें, कोई बात नहीं सोहन, आप जितना क्लास देख पाए देखें, बाकी बाद में आप आराम से देख लेना।
ठीक है। गुरु अमरदास जो है ये क्योंकि 1555 56 तक जो है ये हुमायूं जिंदा थे तो उनके और बाद में जो है अकबर के कंटेम्प्रेरी हो गए होंगे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझ के देखना, यहाँ से अकबर जो है वो इनसे मिलने भी जाते थे, माना जाता है कि जो अकबर है वो इनके काफी करीबी थे। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा, उसके बाद आपका सेशन कंक्लूड करूंगा। यहाँ पर कंटेंट वाइज आपका सेशन सबसे पहले मैं पूरा करता हूँ। ठीक है। अब जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ 2 मिनट लेके एक पर्सपेक्टिव दूंगा, वो है किंग एंड रिलीजन का। कंटेंट वाइज इसके आगे की बात हम कल करेंगे। ठीक है। देखिए किंग जो है इसे सुप्रीम माना जाता है, बट एक ही चीज ऐसी है जिसके नीचे है। ये बहुत बढ़िया डिजाइनिंग करी गई है। अगर आप इस बात को सोच के देखते हैं कि जो किंग है वो रिलीजन के नीचे माना जाता है। कभी भी आप सोच के देखो, जैसे आप देखोगे अगर रतन सिंह जी की आप बात करते हो पद्मावत वाले, तो उसमें भी आप देखोगे जो किंग है वो भले ही सबसे ऊपर है, लेकिन वो फिर भी रिलीजन एसोसिएटेड पर्सन को मारना नहीं उन्होंने चाहा। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगेन वो धर्म एसोसिएटेड है। तो ये बहुत बढ़िया एक डिजाइनिंग करी गई है। तो कभी भी नोटिस करना कि जो राजा होता है, जो रूलर होता है, और जो ऐसा इंसान होता है जो रिलीजन को मानता है, ये दोनों ही ऐसे हैं जो आम जनता के, जो पीपल के, सिटीजन्स के, लोगों के काफी करीब होते हैं। ये पॉलिटिकली, ये धार्मिक तौर पे। और सच बताऊं तो कौन जीतता है? हमेशा ये जीतता है। कभी भी नोटिस करके देख लेना। यानी धर्म 21 है, राजा 19 है। तो ये चीज का ध्यान रखता है हर महान शासक। तो जो भी महान शासक होता है वो हमेशा आपके धर्म का ध्यान जरूर रखेगा। बिकॉज अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू विल मैनेज। व्हाई? बिकॉज यू विल हैव होप, कल कमा लूंगा, कल नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर कोई समझदार राजा है तो वो इस चीज का खास ख्याल रखेगा कि अपने धर्म को आप बहुत बढ़िया से जियो, जिससे कि आपको महसूस ना हो कि आप जो है परेशान है। समझ गए? मतलब एक लाइन है मिर्जापुर की, वो लाइन बड़े काम की लगी मुझे, कि जनता का सेफ रहना जरूरी नहीं है, जनता का सिर्फ महसूस करना जरूरी है। तो कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जनता का प्रोग्रेस करना जरूरी नहीं है, जनता को महसूस करना कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वी आर इन अ गुड कंपनी, वो ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी ध्यान देना, जो किंग है, जो रूलर है, जो कोई भी है, वो आपके इलाके का है, आपके देश का है, या आज से 500 साल पुराना है, वो धर्म संबंधी इश्यूज को बहुत ध्यान से अपनाता है। अगर वो नहीं अपनाता, वो जल्दी गद्दी से हट जाता है। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कुछ बढ़िया चीज सीखें। यहाँ पर इस सेशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। और देखिए इसका कोई फिक्स डेट नहीं है मंजीत, बिकॉज ये वो फाउंडर है, तो इसका कोई फिक्स ऐसा डेट नहीं रहेगा। ठीक है। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में सीखने को मिला होगा। मैं एक बार डाउट्स की संख्या देख लेता हूँ, डाउट्स कितने हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको फ्री कर दूंगा। डाउट्स तो अपने हमेशा की तरह ही है, खाते पीते करके हैं। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन में मजा आया होगा। जो जानना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशंस का जो आपका शेड्यूल है बता देता हूँ। अब हम 4 बजे मिलेंगे, 6 बजे तक। 6 बजे क्लास कंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि 6:30 भी आपकी क्लास है। 6:30 वाली क्लास करीब 7:45 बजे तक चलेगी आपकी, और इसके बाद हम फिर कल सेम शेड्यूल में मिलेंगे। ठीक है। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना। थैंक यू।